जब मेरे धनी जैविक माता पिता को पता चला कि मैं उनका बिछड़ा हुआ बेटा हूं और मुझे घर ले जाने आए, तो मैंने बिना किसी झिझक के मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सुपर कैशबैक खर्च प्रणाली से बंधा हुआ था। जब तक मैं पैसे खर्च करता हूं, मेरा धन तुरंत बढ़ जाता है। जहां तक युवा मास्टर जाकी सू परिवार के युवा मास्टर के रूप में पहचान का सवाल है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसलिए जब मेरी बहन सुशिन्यान मुझे स्वीकार करने आई, तो मैंने वो उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जिसकी उसे उम्मीद थी, बल्कि शांत रहा। मैंने उसे फोरेंसिक परीक्षण कक्ष के बाहर पितृत्व परीक्षण कराने की अनुमति दे दी। सू के पिता पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि हम दोनों बहुत मिलते जुलते थे। उद्धरण चिन्ह, नमस्ते, मैं सू गुओंग हूँ, आपका चाचा। बस ठीक है, शब्द ने सुफू की आगे की बात को पूरी तरह से रोक दिया। उद्धरण चिन्ह, IADNA परीक्षण के लिए बालों के नमूने ले। मैं न तो खून निकलवाना चाहता हूँ, न ही स्वैप फेंकना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने बाल निकलवाने का विकल्प चुना। सुफू ने ऐसा नहीं किया। मैंने जो भी चुना वो ठीक था। डॉक्टर बहुत कुशल थे। बालों का सैंपल लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। सैंपल लेने के बाद ही उन्होंने बात की। सबसे जल्दी नतीजे आने में आधा घंटा लगता है। कृपया एक पल रुकिए। ठीक है, आपने मुझसे पितृत्व परीक्षण में सहयोग करने को कहा था और मैंने वो कर दिया है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जा रहा हूँ। अभी मैं बस घर जाना चाहता हूँ, बिस्तर पर गिरकर गहरी नींद सोना चाहता हूँ। सुफू मेरी पीठ देखता रहा, कुछ कहना चाहता था, लेकिन सुशिन्यान ने उसे रोक दिया। पिताजी, शांत हो जाइए। वो अभी भी हमसे दूर दूर रहता है। अभी के लिए उसे बचकाना समझिए। DNA के नतीजे आने तक इंतजार करते हैं। सुशिन्यान के अनुसार जब तक पितृत्व परीक्षण के नतीजे ये साबित नहीं कर देते कि मैं सू परिवार का खून का रिश्तेदार हूँ, तब तक मैं जल्द ही जू परिवार में लौट आऊंगा। आखिर सू परिवार जो संसाधन दे सकता है वो मैं जीवन भर में कभी नहीं कमा सकता। अभी अपनी माँ और भाई को मत बताना। नतीजे आने के बाद बात करेंगे। उनकी पत्नी आमतौर पर चाबी को अपनी आंखों की तरह संजोकर रखती है। अगर उन्हें पता चला कि सुशान वास्तव में उनका जैविक पुत्र नहीं है, तो कौन जाने उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चाबी तो आखिरकार वही है जिसे उन्होंने 21 साल तक पाला है। उनके बीच एक गहरा रिश्ता है जिसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी पूरी उम्मीद है कि जब मैं सू परिवार में वापस आऊंगी तो दोनों भाई शांति से मिलजुल कर रहेंगे। सू के पिता को लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं वापस आना चाहती हूँ या सुशान मेरे साथ रहना चाहता है। इस बीच मैं अस्पताल से निकलकर सीधे टैक्सी से अपने किराए के अपार्टमेंट में वापस चली गई। मैंने अपनी मकान मालकिन की दादी को फोन किया और उन्हें बताया कि मैं अगले महीने के बाद ये जगह किराए पर नहीं लूंगी। फिर मैं सीधे रसोई में खाना बनाने चली गई, क्योंकि मुझे अगले दिन काम पर जाना था। मैंने हाथ मुंह धोकर जल्दी सो गई। पूरी रात मुझे कोई सपना नहीं आया। सुबह 6 बजे सिस्टम के टास्क नोटिफिकेशन से मेरी नींद खुली, जिसमें लिखा था, होस्ट कृपया आज रात आधी रात से पहले 4 मिलियन मिशन रिवॉर्ड खर्च कर दें। मिशन अनलॉक करने और मिलने के बाद, घर पर नाश्ता करने के बाद, मैं दौड़ते हुए मेट्रो स्टेशन गया। भीड़ के साथ मेट्रो में घुस गया, अपनी दिशा देखी और सबके साथ ट्रेन में चढ़ गया। सुबह के व्यस्त समय में शाही राजधानी में मेट्रो में इतनी भीड़ होना आम बात थी। मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पैनकेक की तरह दबाया जा रहा हो। मेट्रो से उतरते ही आखिरकार मैंने चैन की सांस ली, थोड़ा आराम किया और अपनी कंपनी की इमारत की ओर चल पड़ा। लिफ्ट के लिए लाइन में लग गया। 20वीं मंजिल पर जाकर मैंने हाजिरी लगाई और नए कार्य दिवस की शुरुआत की। जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर बैठा, जनरल मैनेजर विभाग के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए और जल्द ही मैं अपने कार्यालय में आ गया। मैं उलझन में दिख रहा था और बगल में बैठी ली यंग की ओर देखा। क्या हो रहा है? ली यंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि GM ने मुझे बुलाया था, इसलिए मुझे जाना ही था। मैं जनरल मैनेजर के कार्यालय के दरवाजे तक गया, खटखटाया और अंदर आने को कहा गया। अंदर जाते ही मैंने सुशिन्यान को कार्यालय के सोफे पर बैठे देखा। जनरल मैनेजर वहां नहीं थे, ये स्पष्ट था। सुशिन्यान मुझे बुलाने के लिए GM के नाम का इस्तेमाल कर रही थी। उसने सीधे मेरी तरफ एक फाइल फेंक दी। मैं समझ गया, उसके अंदर मेरे और सू के पिता के DNA पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट थी। मैंने मेज से लिफाफा उठाया, उसे खोला और तुरंत देखा। पिता पुत्र संबंध की संभावना 99.9% थी। तो मुझे मेरा जवाब मिल गया, लेकिन मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि मैं सू परिवार में वापस नहीं आना चाहता। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा वर्तमान जीवन काफी अच्छा है। तुम्हारा अचानक आना मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं अब वो बच्चा नहीं हूं जो माता पिता के प्यार के लिए तरसता था। मैं अब खुशी से और स्वतंत्र रूप से जी सकता हूं। सुशिन्यान अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। बेशक वो चाहती थी कि मैं सू परिवार में वापस आ जाऊं ताकि परिवार फिर से एकजुट हो जाए, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। मैं उन्हें स्वीकार भी नहीं करना चाहता था। तुम मेरे भाई हो, यह निर्विवाद है। हमारा
सुपरिवार का वंश बाहर नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप अभी तक अपनी नई पहचान के अभ्यस्त नहीं हुए हैं। एक हफ्ते बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपना रवैया बदल लेंगे और एक अच्छे लड़के की तरह मेरे साथ घर लौटेंगे। सुशिन्यान को मेरी कठिनाइयों पर दुख तो हुआ, लेकिन वो एसयू समूह की हवा भी है। उसे शीर्ष पर रहने की आदत है, इसलिए जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो पहली बार में उसे ये दिलचस्प लगा, दूसरी बार में वो चिढ़ गई। सुशिन्यान ने मुझे मना करने का मौका ही नहीं दिया, अपनी बात खत्म की और जीएम के कार्यालय से निकल गई। मैं भी जल्दी से कार्यालय से निकलकर अपनी सीट पर लौट आया। आखिरकार काम खत्म हो गया। मैंने कंपनी के बाहर लीन को अलविदा कहा और फिर सीधे सड़क के उस पार बचे इकलौते मॉल की ओर चल दिया। लेकिन मैं लग्जरी सामान वाले फ्लोर पर नहीं गया, बल्कि खरीदारी से पहले 12वीं मंजिल पर स्थित फूड कोर्ट में गया। जाहिर है मुझे पहले अपने पेट को संतुष्ट करना था। जेब में पैसे थे, मैं पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से चल रहा था। आखिरकार मैंने एक बहुत ही आरामदायक सजावट वाला चीनी रेस्टोरेंट चुना। खाना आते ही पुरानी परंपरा का पालन किया गया। पहले सोशल मीडिया पर समय बिताया, कुछ तस्वीरें खींची, ये सुनिश्चित किया कि मेरे पास फोटो कोलाज के लिए पर्याप्त तस्वीरें हो। फिर आखिरकार अपना फोन नीचे रखा और खाना खाया। हॉट पॉट खाने के बाद मैं सीधे लग्जरी फ्लो पर चली गई। कल मैंने टिफनी के गहने और एक हमीज पुरुषों का बैग खरीदा था। आज मैंने तीसरे स्टोर से शुरुआत करने का फैसला किया। तीसरा स्टोर कार्डिया था। मैंने अपने सहकर्मियों से इस ब्रांड के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। कल पहले 3 स्टोरों में खरीदारी करने के बाद कार्डिया के सल स्टाफ ने अपने ग्रुप चैट में इसके बारे में सुन लिया था। उन्हें पहले तो इस बात का अफसोस हुआ कि वो शांत स्वभाव का अमीर आदमी लगभग दुकान में आ ही गया था, लेकिन सामने वाली घड़ी की दुकान ने उसे रोक लिया। किसने सोचा होगा कि वही ग्राहक आज फिर से आएगा, अभी भी शांत और रहस्यमय अंदाज में, बस 300 युआन कीमत का प्लेटिनम हमीज सिल्वर ब्रेसलेट पहने हुए। ऐसा लगता है कि कल 10 मिनट से भी कम समय में उसने लगभग 10 लाख की 2 घड़ियां खरीद ली। उद्धरण चिन्ह। नमस्ते महोदय, मैं कार्डिया की सेल्स एसोसिएट शाह गिनमा हूँ। हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मैंने उसे कुछ भी पेश नहीं करने दिया, इसके बजाय मैंने खुद ही चारों ओर देखा। इस आदमी का हैंडबैग काफी अच्छा लग रहा है। व्यक्तिगत रूप से मुझे सरल और सुरुचिपूर्ण डिजाइन पसंद है। मुझे बड़े लोगों पसंद नहीं है। यह वाला वाकई अच्छा लग रहा है। जाओ चिंग अंदर ही अंदर थोड़ा निराश था। इस बैग की कीमत 10,000 युआन भी नहीं है, लेकिन कल की घटनाओं के बाद वह जानता है कि मैं अमीर हूं, इसलिए उसने बड़ी आसानी से शोकेस से बैग निकाला और मुझे उसे पहनने दिया। तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। ये छोटा बैग बढ़िया बछड़े की चमड़ी से बना है। चेन अलग की जा सकती है। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुम पर बहुत जंच रहा है। मैं इसे ले लूंगी। साथ ही पुरुषों के बैग के अलावा मुझे यह अंगूठी भी दिला देना। मुझे एक और अंगूठी पसंद आई है, कलेक्शन से रोज गोल्ड डायमंड रिंग। कीमत 440,000 यान, साथ में 10,000 यान का बैग। कुल मिलाकर 45,000 येन, कीमत 440,000 यान। बैग को जोड़कर मैं चिन खुशी से झूम उठा। किसी अमीर व्यक्ति के बारे में फैली अफवाहें सच है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, खासकर एलवी बुटीक में। मैं एलवी के लेटेस्ट रेडी टू वेयर कलेक्शन को उतना पसंद नहीं करती, लेकिन स्टोर में रखे गोल्डन बॉक्सी बैग ने मेरा ध्यान खींच लिया। वो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि स्टोर में सिर्फ एक ही बैग बचा था और मैंने उसे खरीद लिया। लेकिन फिर भी मैं अपने खर्च करने की रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदने का फैसला किया। आखिर अगर आपके पास पैसा है तो आपको शान से जीना चाहिए। मैंने मॉल में पुरुषों के स्किन केयर प्रोडक्ट्स ढूंढना शुरू किया। मैंने कई प्रोडक्ट्स खरीदे, जाने माने बड़े ब्रांड्स, स्किन केयर सेट और कुछ फेस मास्क के डिब्बे। मैंने सोचा कि पहले इन्हें इस्तेमाल करके देख लूं, अगली बार मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रांड चुनना है। खरीदारी खत्म होते ही मेरा फोन बज उठा। मैंने देखा कि यह एक अनजान नंबर था। आजकल इतने सारे फोन स्कैम होते हैं, इसलिए मैंने तुरंत फोन उठा लिया। अनजान कॉल न उठाना ही बेहतर है। तभी सिस्टम ने मुझे बताया कि काम पूरा हो गया है। मिशन रिवॉर्ड 3 गुना कैशबैक 12 मिलियन और आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। बचत कार्ड और डिंगशी बिल्डिंग का स्वामित्व। संबंधित दस्तावेज आपके सिस्टम इन्वेंटरी में डाल दिए गए हैं। कृपया समय पर अपनी इन्वेंटरी चेक करें। डिंगशी बिल्डिंग, क्या यही वो बिल्डिंग है जिसके बारे में मैं सोच रहा था? मैं दस्तावेज देखने के लिए बेताब था। मैंने जल्दी से एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर को शिंगू हवेली ले जाने के लिए कहा। जैसे ही मैं कार में बैठा, किसी ने मुझे फिर से कॉल किया। यह वही नंबर था जिस पर मैंने अभी कॉल किया था। फोन काट दिया गया। मैंने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी जवाब दिया। हेलो, हाय, मैं सुशिन्यान हूँ। जब मैंने सुना कि यह सुशिंडेन है तो मैंने स्वाभाविक रूप से भौहें सिकोड़ लीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कीन जाग गया है। किसी तरह उसे पता चला कि वो अपने परिवार का सदस्य नहीं है। यह मामला उनके मन में काफ़ी समय से चल रहा है। क्या आपके पास अभी समय है?
कैंडी अस्पताल आइए, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मेरा पालन पोषण सू परिवार ने नहीं किया, इसलिए मेरे पास उतना खाली समय नहीं है। मुझे क्यों जिम्मेदार होना चाहिए? सुशिन्यान का मूड खराब था। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया और कैंडी अस्पताल में सुशिन्यान को अपनी ब्लॉक लिस्ट में जोड़ दिया। सुशिनन के अस्पताल के कमरे के ठीक बाहर सुशिन्यान ने धीमी पुरुष आवाज़ सुनी। मुझे फ़ोन आया और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो वो कब आ रहा है? मिस्टर सू भी अस्पताल के कमरे के बाहर खड़े होकर सुशिनन को फ़ोन करते हुए देख रहे थे। सुशिन्यान के होंठ हल्के से कांप उठे। अंत में उसने सच ही कहा। उसने कहा कि वो नहीं आएगा, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। इसे छुपाने का कोई तरीका नहीं है। सुशिन्यान को सच बता ही देना चाहिए। श्री सू चुप हो गए। उन्हें इस परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? बड़ी बहन होने के नाते तुमने खुद उसे फ़ोन किया है। उसे और क्या चाहिए? श्रीमती सू अपने जैविक पुत्र से पहले कभी नहीं मिली हैं और अपने बेटे के अस्वीकार किए जाने की खबर सुनकर उसके मन में उसके लिए बिल्कुल भी स्नेह नहीं रह गया है। मेरे बारे में उसकी राय और भी खराब हो गई। सुशिन्यान ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। खैर, अब हालात ऐसे ही हैं। आखिरकार वो मेरा अपहरण नहीं करने वाली है। दूसरी तरफ मैंने टैक्सी लेकर शिंगू मैंशन वापस आ गया। एलवी बुटीक के कर्मचारियों ने वही डिलीवर किया जो ज़रूरी था। मैंने आज शिंगू मैंशन के लिए दुकान से सामान खरीदा। जब वे सब चले गए, आखिरकार मुझे अपने सिस्टम इन्वेंटरी को खोलने का समय मिल गया और अंदर संपत्ति के स्वामित्व प्रमाण पत्र देखे। सर्टिफिकेट पढ़ने के बाद मैंने उन सभी को वापस सिस्टम इन्वेंटरी में रख दिया। फिर मैंने पिछले 2 दिनों में खरीदी गई सभी चीज़ों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। दिनों को श्रेणी के अनुसार क्रमबद्ध करना। जो चीज़ रसोई में रखने लायक है वह रसोई में ही जाए, जो चीज़ शयन कक्ष के लिए है वह शयन कक्ष में ही जाए, और जो भी सामान वॉकिंग क्लॉजेट में होना चाहिए वो सुबह 6 बजे वहीं रख दिया जाता है। सिस्टम के टास्क नोटिफिकेशन से अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी आंखें चौड़ी करके खोली और अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आज के उपभोग कार्य को देखते हुए घूरने लगा। मेरा चेहरा उतर गया। कार्य की आवश्यकताएं। कृपया आज रात आधी रात से पहले 6 मिलियन यान खर्च करें। आपको देजेन में किसी भी ऑटो मॉल में ये कार्य पूरा करना होगा। इस मिशन के लिए तीसरी पीढ़ी का इनाम अनलॉक हो जाएगा। देजेन ऑटो मॉल, क्या वो उपनगरों वाला नहीं है? अगर मैं आज के खर्च के मिशन को पूरा करना चाहता हूँ, मुझे 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने परसों भी 1 दिन की छुट्टी ली थी। अगर मैं दोबारा छुट्टी मांगूंगा तो शायद मेरा सुपरवाइजर उतना समझदार नहीं होगा। अभी के लिए इसे भूल जाए। मैं आज सुबह काम पर जाऊंगा और दोपहर में देखूंगा कि क्या होता है। मैं बिस्तर से उठा, दांत ब्रश किए, चेहरा धोया और जल्दी से बता दूं, मैं आज नए शिंगयू हवेली में रुक रहा हूं। इसलिए मैंने डिंगसी बिल्डिंग तक टैक्सी ली। जैसे ही मैं फ्रंट डेस्क के पास लॉबी में पहुंचा, मैंने किसी की उत्तेजित होकर चिल्लाने की आवाज़ सुनी और कदमों की आहट धीरे धीरे करीब आती सुनाई दी। युवा स्वामी सू, क्या यह वांगडाफू नहीं है? डिंगसी बिल्डिंग्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के महाप्रबंधक वांगडाफू, जिसका पेट लगभग 1 महीने का था। वो अजीब तरह से दौड़ रहा था, लेकिन तेजी से मेरी ओर आ रहा था। वो जल्दी से मेरी ओर आया। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और अचानक मुझे याद आया, लगता है अब मैं ही डिंगसी बिल्डिंग का एकमात्र मालिक हूँ। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वांगडाफू मेरे पास क्यों आ रहा है। सुप्रभात श्रीमान वांग, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? श्री वांग को संपत्ति प्रबंधक के पद तक पहुंचने के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ा। वो जल्दी ही इशारे समझ जाता है। उसने मेरी मंशा तुरंत समझ ली। मैं अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? वो अमीर लोगों के छोटे मोटे गुप्त खेलों को समझ लेता है। बात मेरी भतीजी के लिए ट्यूशन की है। पिछली बार जब मैंने तुमसे पूछा था तब भी यही सवाल था। नौजवान सू, अगर तुम्हारे सहपाठियों में से कोई ट्यूशन पढ़ाना चाहे तो अब ये कैसा चल रहा है? मैंने वांगडाफू को एक समझदारी भरी नज़र से देखा। जी हाँ श्रीमान वांग, मुझे डब्ल्यू चैट पर जोड़ लीजिए। मैं आपको कुछ जूनियर छात्रों की संपर्क जानकारी भेज दूंगा। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स खोले, फिर दोस्तों को जोड़ने के लिए अपना QR कोड खोला और उसे वांगडाफू को दे दिया। वांगडाफू ने गंभीरता से अपना फ़ोन निकाला और फिर वीचैट खोला। उसने अपने फ़ोन से कोड स्कैन किया और मुझे दोस्त के रूप में जोड़ लिया। श्री वांग, अगर कोई बात हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बेशक वांगडाफू को पता था कि क्या करना है। ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो मैं अब काम पर चलता हूँ। हमने थोड़ी देर बात की और 10 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। अगर मैं अभी नहीं निकला तो मुझे देर हो जाएगी। मुझे अभी भी हाजिरी लगानी है। आप आगे बढ़िए, आप व्यस्त हैं, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं कर्मचारियों के लिए बने लिफ्ट में चढ़ा और जल्दी ही 20वीं मंजिल पर पहुंच गया। कंपनी के कार्यालय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए मैंने रास्ते में मिले हर व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक नमस्कार किया और जल्दी ही पहुंच गया। सुप्रभात बहन यंग। जैसे ही मैं बैठी, मुझे अचानक वांगडाफू से एक संदेश मिला। इसमें डिंगसी के त्रैमासिक वित्तीय विवरण शामिल हैं, टावर के साथ साथ इमारत में किराए पर मौजूद कंपनियों की सूची भी।
इसमें कुछ ऐसे किराएदारों का भी उल्लेख किया गया था जिनके पास विशेष अधिकार थे, किराए में छूट या भुगतान की तारीखों में देरी जैसी व्यवस्थाएं। हालांकि ये सब उनके और पिछले मालिक के बीच हुए लेन देन थे। ये बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैंने इस मुद्दे के बारे में वांग डाफू को तुरंत संदेश भेजा। इस महीने तीसरी तिमाही का किराया वसूलते समय अनुबंध के अनुसार समय पर किराया वसूल करना सुनिश्चित करें। जिन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया, मुझे उनका पट्टा समझौता एक तरफा समाप्त करने और नए किराएदारों की तलाश करने का अधिकार है। वांग डाफू को अपने संपर्कों से जुड़े किराएदारों से किराया वसूलते समय गिड़गिड़ाना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति अलग है। पूरा डिंगसी टावर पूरी तरह से मेरे नाम पर है और संपत्ति प्रबंधक होने के नाते वो मूल रूप से डिंगसी टावर के लिए मेरे प्रतिनिधि हैं। किराएदारों द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे को मुझ तक पहुंचने के लिए उनके माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ अंतर महत्वपूर्ण है। पहले वह एक आज्ञाकारी पोते की तरह था, अब आखिरकार उसे चमकने का मौका मिल गया है। वांग डाफू ने तुरंत इस संबंध में एक संदेश का मसौदा तैयार किया और फिर उसने उस गंदे टावर के सभी किराएदारों को एक सामूहिक संदेश के रूप में भेज दिया। इसी बीच मैं पहले ही काम के मूड में आ चुका था। सुबह छुट्टी होने के लगभग समय तक मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने अपना लिखित अवकाश आवेदन जमा किया और अपने सुपरवाइजर के कार्यालय में चला गया। शेल्बी, तुम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बार छुट्टी ले रहे हो। यदि आप लगातार छुट्टी लेते रहते हैं और उच्च अधिकारी इसके बारे में पूछते हैं, मेरे लिए इसे समझाना मुश्किल होगा। मेरे सुपरवाइजर ने मेरी छुट्टी की अर्जी देखी और वे थोड़े परेशान दिखे। उन्होंने परसों मेरे लिए 1 दिन की मंजूरी दी थी और ठीक 1 दिन बाद ही मैं फिर से आधे दिन की छुट्टी मांग रहा हूँ। ऐसा क्या चल रहा है जिसके लिए इतनी बार छुट्टी लेनी पड़ रही है? सुपरवाइजर, मुझे वाकई में कुछ बहुत ज़रूरी काम है। यदि आप इसे मंजूरी नहीं देते हैं तो मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैंने एकदम गंभीर चेहरे से कहा, क्या तुम सच में गंभीर हो? मेरे सुपरवाइजर को एहसास हुआ कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं सचमुच तैयार था। मैं सच में इस्तीफा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार मैं इसे आपके लिए मंजूर कर देता हूँ। आपको अपने इस्तीफे के फैसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उद्योग जगत की अन्य कंपनियों की तुलना में हमारी कंपनी का वेतन और लाभ काफ़ी अच्छे हैं। यदि आप भविष्य में इस्तीफा देने का विकल्प चुनते हैं, इससे बेहतर नौकरी मिलना शायद मुश्किल हो। मेरे सुपरवाइजर ने मेरी छुट्टी के आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन हस्ताक्षर करते समय वे मुझे मनाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार मुझ जैसे प्रतिभाशाली प्रशिक्षु को ही तो उत्पादन करने का मौका मिलता है। उच्च गुणवत्ता वाला काम निश्चित रूप से दुर्लभ और कठिन होता है, किसी अनपेक्षित परिस्थिति में बोरिंग तरीके से प्राप्त करना। मैं निश्चित रूप से अपने प्रशिक्षु समूह में पूर्णकालिक कर्मचारी के पद पर पदोन्नत होने वाला पहला व्यक्ति था। धन्यवाद सुपरवाइजर, मैं इस पर ध्यानपूर्वक विचार करूंगा। मैंने छुट्टी का अनुरोध स्वीकार किया और कुछ नहीं कहा और पर्यवेक्षक के कार्यालय से चला गया। तो क्या इसे मंजूरी मिल गई? लीन ये सुनकर हैरान रह गई कि मैं फिर से छुट्टी ले रही हूँ। ये लोग तो वाकई बहुत साहसी हैं, है ना? मैंने अपने हाथ में मौजूद अनुरोध को ली की ओर लहराया। बिल्कुल, ऐसी कोई छुट्टी नहीं है जिसे मैं मंजूर न करवा सकूं। लीन ने मुझे थम्स अप दिया। वो मेरी कर्ज से छुट्टी लेने की क्षमता की प्रशंसा करती थी। काम से निकलने का समय लगभग हो चुका था। मैंने प्रशासनिक विभाग को अपनी छुट्टी का आवेदन सौंप दिया और वहां से चला गया। कल मिलते हैं बहन। डिंसी टावर छोड़ने के बाद मैंने टैक्सी लेकर इंपीरियल कैपिटल के दक्षिणी उपनगर ऑटो एक्सपो सिटी तक का सफर तय किया। ऑटो एक्सपो सिटी में बिक्री कर्मचारी लग्जरी ब्रांड की बिक्री की तरह ही काम करते हैं। लोग ग्राहकों को उनकी दिखावट के आधार पर आंकने की प्रवृत्ति रखते हैं। मैं अकेला आया था, इसलिए उन्होंने शुरू में अनुमान लगाया कि मैं शायद अपने लिए कार खरीद रहा हूँ। मेरी कलाई पर बंधी घड़ी के अलावा मैंने किसी अन्य बड़े ब्रांड का सामान नहीं पहना था। इसकी प्रामाणिकता अभी तय नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं शांत और संयमित दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं तैयार हूँ। संक्षेप में, वो एक संभावित ग्राहक था, लेकिन नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर छोटी कोशिश मददगार साबित होती है। कुछ देर बाद एक सेल्स पर्सन पास आया। हेलो, मैं लेकी हूँ, फॉक्सवैगन 4S डीलरशिप के सेल्स पर्सन। आप किस तरह की कार ढूंढ रहे हैं? ऐसा लगता है कि फॉक्सवैगन के पास कोई खास महंगी कारें नहीं हैं। ठीक है, क्या आप मुझे अपना बजट बता सकती हैं? मैं आपको एक ब्रांड सुझा सकती हूँ। ली को शुरुआत से पहले ही असफल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपना रवैया बदल लिया। वो इस सौदे को पूरा नहीं कर सका, लेकिन वह ग्राहक को अपने एक मित्र के ब्रांड के बारे में बता सकता था। उनके ऑटो एक्सपो शहर में अलिखित नियम ये था कि यदि मेरे द्वारा सुझाए गए ग्राहक ने सौदा पक्का कर लिया, विक्रेता को अपने कमीशन का 5000 हिस्सा उस विक्रेता को देना पड़ा। हालांकि यह बहुत कम था। थोड़ी थोड़ी मदद भी काम आती है। ये 60 लाख तो नहीं है, है ना? ठीक है, 60 लाख। आप कह रहे हैं कि आपका बजट 60 लाख है। ली ने सोचा था कि मेरा बजट ज़्यादा से ज़्यादा 100,000 होगा। पता चला कि मुझे फॉक्सवैगन ब्रांड पसंद नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास 60 लाख होंगे और मैं फॉक्सवैगन नहीं खरीद रहा था। मैंने ली को सिर हिलाकर सकारात्मक जवाब दिया। उस स्थिति में कृपया एक पल रुकिए, मैं तुरंत किसी को आपकी सहायता के लिए भेज देता हूँ।
क्या आपका कोई पसंदीदा ब्रांड है? चूंकि विक्रेता इस सौदे के लिए अलग अलग ब्रांड नहीं बेच सकते थे, इसलिए ली केवल मुझे ही सुझा सकता था। ली ने पहले ही बिक्री समूह में सभी को बता दिया था कि यह 60 लाख का एक बड़ा सौदा है। जो भी इसे हासिल करेगा यह उसका होगा। जल्द ही बिक्री समूह के लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि सभी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इस स्थिति के बारे में ली को बाद में आश्चर्य नहीं हुआ। ऑटो एक्सपो सिटी में इतने सारे सेल्स पर्सन होने के कारण हमेशा कुछ संशयवादी या अवसरवादी मौजूद रहते थे। एक युवा सेल्स पर्सन रोल्स रॉयस 4S डीलरशिप से निकला। वो काफी युवा दिख रहा था। भाई ली ने आते हुए व्यक्ति को देखा और समझ गया कि उसे अन्य सेल्स पर्सन ने आगे भेज दिया है। उन्हें विश्वास नहीं था कि जिस ग्राहक का उसने जिक्र किया है उसके पास वास्तव में कार खरीदने के साधन हैं। लेकिन वे मौका गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक इंटर्न को भेज दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इंटर्न को आमतौर पर डीलरशिप में डील फाइनल करने का अधिकार नहीं होता है। युवा मालिक स्यू, ये रोल्स रॉयस ब्रांड का बिक्री शिष्टाचार है। आपके बजट में रोल्स रॉयस के लिए कई बेहतरीन मॉडल उपलब्ध हैं। मुझे कार के ब्रांड से कोई खास मतलब नहीं है। वैसे भी जब तक मैं 60 लाख खर्च कर सकता हूँ, ये बाकी सब चीज़ों से बेहतर है। चलिए एक नज़र डालते हैं। इधर आइए। ली इस सौदे को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसे किसी ने बाहर निकाल दिया हो। एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि ली आमतौर पर उसका ख्याल रखता है। वो ली को असहज स्थिति में नहीं डालना चाहता। हालांकि जब उसने ली को ये कहते सुना कि मेरा बजट 6 मिलियन है, तो उसके मन में एक हलचल सी दौड़ गई। क्या ये कोई छिपा हुआ अरबपति हो सकता है? आपको किस तरह के मॉडल पसंद हैं? हमारे मॉडल ज़्यादातर व्यावसायिक हैं। हालांकि इनका प्रदर्शन स्पोर्ट्स कारों से मुकाबला कर सकता है। लगभग सभी मॉडल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बने हैं। रोल्स रॉयस खरीदने वाले ज़्यादातर लोग मध्यम आयु वर्ग के सफल लोग होते हैं। वे आमतौर पर उम्रदराज होते हैं। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? ली ने आपको पहले ही बता दिया है। मेरा बजट 6 मिलियन है। क्या आप कुछ विकल्प सुझा सकते हैं? मुझे इन लग्जरी कारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या आपको एसयूवी में दिलचस्पी है? ये कार अभी भी काफ़ी उचित कीमत पर उपलब्ध है। हो सकता है यह आपके बजट से थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बातचीत के दौरान आप मुझे कॉल इन और डिस्प्ले एरिया तक ले गए। अगर आप टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन कराने में भी मदद कर सकता हूँ। क्या आपके पास कोई छोटे मॉडल हैं? बेशक। कॉलिंग इन एक ऐसा मॉडल है जो बहुत से लोगों को पसंद आता है, लेकिन मैं अकेला ही रहता हूँ, इसलिए इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटी गाड़ी चाहिए। तो इस रात को देखिए और देखिए कि आपको पसंद आती है या नहीं। लेकिन ये कार सिर्फ 2 सीटों वाली है। इसकी कीमत भी अपेक्षाकृत कम है। ली मुझे डिस्प्ले पर रखी रात के पास ले गया। उसका रंग रात की तरह गहरा काला था। उसकी लाइनें सुरुचिपूर्ण और चिकनी थीं। इसने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। इतने सारे ग्राहकों की सेवा करने के बाद ली सूक्ष्म भावों को पढ़ने में काफ़ी अनुभवी हो गया है। उसे कम से कम कुछ अनुभव तो है ही। वह जानता था कि ये रात सही सुझाव था। तो इस कार की अंतिम कीमत क्या है? अगर मैं खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर करता हूं, तो कार मिलने में कितना समय लगेगा? कृपया लाइसेंस प्लेट और बीमा का भी इंतजाम कर दीजिए। खुदाई में कार खरीदना, लॉटरी से लाइसेंस प्लेट मिलना आसान नहीं है। अगर डीलरशिप मेरे लिए ये सब कर दे तो मुझे बहुत सारी परेशानी से बचा लेगा। अंतिम कीमत आपके द्वारा चुने गए कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। हम आपके लिए सभी कागजी कार्रवाई कर देंगे। कार हर अनुबंध के साथ ऑर्डर पर बनाई जाती है। कम से कम आधा महीना लगेगा। इसका कोई और विकल्प नहीं है। ली की बात सुनकर मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मेरे लिए एक ऑर्डर कर दीजिए, मैं पूरा भुगतान कर दूंगा। मेरे इस दृढ़ निश्चय ने ली को चौंका दिया, लेकिन वो तुरंत अपने काम में लग गया। ठीक है, मैं अनुबंध तैयार करने जाता हूँ। कृपया बैठिए और थोड़ी देर आराम कीजिए। ली मुझे दुकान के अंदर ले गया, ग्राहकों के आराम करने के लिए रखे सोफे पर। उसने मुझे एक गिलास गर्म पानी भी दिया, फिर अनुबंध तैयार करने के लिए जल्दी से चला गया। नमस्कार, मैं वांग हूँ, हमारे स्टोर का सबसे अच्छा सेल्स पर्सन। छोटा ली, जिसने अभी आपकी सेवा की, वो अभी किसी और काम में व्यस्त है, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। मैंने मेज पर रखे गर्म पानी का एक घूंट लिया। ओह, आप उसकी जगह काम कर रहे हैं। तो इस सौदे का बिक्री श्रेय किसे मिलेगा? असल में प्रदर्शन का श्रेय किसे मिलेगा? बोनस। ये तो साफ है कि यह सिर्फ एक घटिया सेल्स हथकंडा है, और मैं इसे तुरंत समझ गया। मैं समझ गया, चूंकि निजी कारणों से लिटिल ली आपकी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए इसके परिणाम स्पष्ट रूप से लिटिल ली पर ही पड़ेंगे। लिटिल ली ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए कि उसका क्या मतलब था। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूँ। ये सेल्समैन पक्के सौदे के बिना कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही सौदा होता है वे सब टूट पड़ते हैं। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे इसे कैसे संभालते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कमीशन देने में दिलचस्पी नहीं रखता। बेशक, अगर आप इंतजार करने को तैयार हैं,
ये लिटिल ली का सौभाग्य है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी के रूप में मैं किसी भी ग्राहक को इंतजार करवाना नहीं चाहता। मैंने अनुबंध तैयार कर लिया है। लीजिए। वांग जियान ने अपने ब्रीफकेस से अनुबंध निकाला और मुझे देने ही वाला था। मैंने उसे नहीं लिया, बस चुपचाप वांग को देखता रहा। मेरी नज़रें वांग को घबरा गईं, लेकिन अपने बोनस के लिए वो फिर भी कोशिश करना चाहता था, क्योंकि यहाँ अनुभवी होने के नाते मैं आपको लिटिल ली से ज़्यादा छूट दे सकता हूँ। अनुबंध सौंपने से बात नहीं बनी, इसलिए उसने दूसरा तरीका आजमाया। उसे यकीन नहीं था कि लाखों की कीमत पर भी कोई छूट ठुकराएगा। 0.1 की छूट का मतलब है कि काफ़ी बचत हो रही है। कोई और शायद हाँ कह देता, लेकिन उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जो सिर्फ पैसे खर्च करना चाहता था, छूट नहीं लेना चाहता था। धन्यवाद, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, सही कीमत पर कार ढूंढना ही काफ़ी मुश्किल था। अगर आप मुझे छूट देंगे तो मेरा खर्च का लक्ष्य हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इससे मेरे लिए चीज़ें और भी पेचीदा हो जाएंगी, इसलिए मुझे मना करना पड़ेगा। काफ़ी देर इंतजार के बाद ली आखिरकार अनुबंध लेकर वापस आया। पता नहीं वह कितनी देर तक बाहर रहा, पसीने से भीगा हुआ। युवा मालिक सू, मुझे बहुत खेद है। प्रबंधक ने मुझे कुछ काम पर चर्चा करने के लिए बुलाया था और आपको इंतजार करवाया। ली थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। जब उसके बॉस ने उसे बुलाया तो वह मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने वांग को मेरे बगल में खड़ा देखा तो ली का चेहरा ज़्यादा खुश नहीं था। अरे वांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हालांकि उसने पूछा, लेकिन हम दोनों अच्छी तरह जानते थे कि वांग जियान वहाँ क्यों था। हम दोनों बिना कुछ कहे ही यह बात जानते थे। मैंने देखा कि छोटे मालिक सू यहाँ बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। मैं यहाँ आपका मनोरंजन करने आया हूँ, क्योंकि आप वापस आ गए हैं। मैं चलता हूँ ताकि मैं बीच में ना आऊँ। आप दोनों बात कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना ही ग्राहक नहीं बनूंगा। वांग, मैं यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या अनुबंध तैयार है? चलिए अभी हस्ताक्षर कर देते हैं। अनुबंध के बाद मुझे कुछ काम है। 60 लाख खर्च करना असंभव है। मैंने कियांडू पर फिर से देखा। 10 लाख से कम कीमत वाली कारें पुरुषों के लिए उपयुक्त हैं। मैंने बाद में पोस्ट स्टोर जाने का फैसला किया। ये रहा अनुबंध। कुल 3 प्रतियां हैं। एक हम रखेंगे और एक आप, और तीसरी प्रति लॉ फर्म को जाएगी। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने पढ़ने के लिए एक अनुबंध उठाया। इसे बेझिझक खर्च करें। अगर ज़रूरत हो तो क्या आप मेरे लिए अनुबंध को स्कैन कर सकते हैं? जैसे ही मैंने अनुबंध उठाया, अचानक मेरे दिमाग में स्पेंड इट फ्रीली की आवाज़ गूंजी। इसे स्कैन करो। मैं भी पहली बार कार खरीद अनुबंध से निपट रहा हूँ। मुझे धोखाधड़ी का डर है। कोई शिकायत नहीं। स्पेंड इट फ्रीली में वास्तव में अनुबंध स्कैन करने की सुविधा है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। स्कैन पूरा होने के बाद अनुबंध वैध और नियमों के अनुरूप है। इसमें कोई छल नहीं है। आप निश्चिंत होकर इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। स्पेंड इट फ्रीली की याद दिलाते हुए मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनका अनुबंध वाकई अच्छा है। उनसे बहस करने में ऊर्जा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुबंध में कोई समस्या नहीं है। आप पहले काम खत्म कर सकते हैं, पर अपने हस्ताक्षर किए। अनुबंध के आखिरी पन्ने और 10 उंगलियों के निशान लगाए, कंपनी की मुहर लगाए। जब उसने पहले अनुबंध लिया था तब किसी ने उस पर मुहर लगा दी थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ली मुझे भुगतान करने के लिए कैशियर के पास ले गया। कुल कीमत 55 लाख है, जो आज के 60 लाख के लक्ष्य से अभी भी 5 लाख कम है। मैं लगभग 5 लाख की एक और कार ऑर्डर करना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है? भले ही मुझे खुद पैसे लगाने पड़े, मुझे आज 60 लाख खर्च करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि आप एक और कार ऑर्डर करना चाहेंगे? ली को 55 लाख खर्च करने के बाद इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं एक और कार ऑर्डर करूंगा, भले ही इस बार कीमत 10 गुना कम हो जाए। फिर भी यह उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। हाँ, मैं बस पुरुषों के लिए उपयुक्त एक व्यवहारिक कार की तलाश में हूँ। तो मैं पोर्श जाने की सलाह देता हूँ। उनके पास पुरुषों के लिए कुछ बेहतरीन मॉडल हैं। उनमें से एक है किन, जिसकी कीमत 10 लाख से कम है। बहुत से लोगों को ये पसंद है। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। मैं जाकर इसे देख लेता हूँ। मैंने लापरवाही से अभी अभी साइन किया हुआ 55 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मोड़कर अपने पास रख लिया। फिर मैं रोल्स रॉयस डीलरशिप से बाहर निकला और सीधे पोर्श डीलरशिप की ओर चल पड़ा, क्योंकि मैंने रोल्स रॉयस स्टोर में रोल्स रॉयस रथ का ऑर्डर दे दिया था, जिसकी जानकारी सेल्स ग्रुप में पहले ही पोस्ट हो चुकी थी। इसलिए जब मैं इस बार पोर्श डीलरशिप में दाखिल हुआ तो मेरा अभूतपूर्व गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उद्धरण चिन्ह, नमस्ते महोदय, मैं लिलिथ हूँ, यहाँ की टॉप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? इतने बड़े ग्राहक को देखकर उनकी आवाज़ भी मीठी हो गई। जैसे ही मैं पोर्श स्टोर में दाखिल हुआ, डिस्प्ले कारों में मेरी नज़र एक साधारण लेकिन क्लासिक सफ़ेद कार पर पड़ी। उद्धरण चिन्ह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ये कौन सा मॉडल है? आप क्लासिक सफ़ेद रंग की केयन की बात कर रहे हैं, है ना?
उद्धरण चिन्ह, ये हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। ये युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। क्या आप इसे टेस्ट ड्राइव करना चाहेंगे? मैं अभी आपके लिए इसे ऑर्डर कर सकती हूँ। मुझे क्लासिक सफ़ेद रंग के बारे में पूछते हुए सुनकर उन्हें पता चल गया कि यह सौदा लगभग पक्का है। क्लासिक सफ़ेद रंग के इतने सारे युवाओं में लोकप्रिय होने का एक कारण है। अच्छी बात है। कोई ज़रूरत नहीं। क्या आपके पास स्टॉक में है या मुझे दूसरी जगह की तरह प्री ऑर्डर करना होगा? मैं अभी शिनू मैंशन में रहता हूँ। आने जाने के लिए कार होना बहुत सुविधाजनक है। इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। शिनू मैंशन में रहते हुए मेट्रो या टैक्सी लेना झंझट भरा है। हमेशा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। आपकी किस्मत अच्छी है, आज ही हमारे पास एक कार आई है। हमने इसके बारे में पोस्ट भी किया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं अभी मैनेजर से बात करके आपके लिए ये कार मंगवा सकता हूँ। आखिरकार अभी सौदा पक्का करना शायद से बेहतर है। मुझे यकीन है कि मैनेजर को पता है कि क्या करना है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लासिक वाइट रंग युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इसकी बिक्री की कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादा देर तक खड़ी रहने से नुकसान का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए कार को जल्द से जल्द बेचना ज़रूरी है। ठीक है, आप मंगवा लीजिए। मैं तो यहाँ क्लासिक वाइट रंग देखने और उसे सामने से देखने ही आया था। मुझे ये बहुत पसंद आई क्योंकि यह स्टॉक में है, तो मैं इसे लेने में ज़रा भी संकोच नहीं करूँगा, चाहे उन्होंने इसे मूल रूप से किसे बेचने की योजना बनाई हो। अब यह मेरी है। ठीक है, कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, मैं अभी वापस आता हूँ। कम से कम मेरे लिए एक कप गर्म पानी डाल दें और फिर जल्दी से मैनेजर को ढूंढें। जब मैं वहाँ बैठा था, बहुत से लोगों ने मुझे देखा। कुछ उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ, कुछ सोच रहे थे कि क्या मैं वास्तव में एक कायेन खरीद सकता हूँ। कुछ लड़कियाँ मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन जब मैंने अपना हाथ फ़ोन पर खेलने के लिए उठाया तो गलती से एक टिफ़नी टी सीरीज़ 3 की डायमंड स्टड रिंग दिख गई। इस रिंग को देखकर बहुत से लोग पीछे हट गए। 300,000 से ज़्यादा कीमत की अंगूठी को इतनी सहजता से हाथ में पहने देखना यह स्पष्ट करता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास पैसों की कमी हो। थोड़ी देर बाद लिलित कुछ अनुबंध लेकर दौड़ती हुई वापस आए। श्रीमान सु, मैनेजर आपको ये क्लासिक सफ़ेद कायेन देने के लिए पहले ही सहमत हो गए हैं। यह वो अनुबंध है जो मैंने अभी तैयार किया है, इसे देखें। लिलित ने जल्दी से मुझे अनुबंध की एक प्रति दी और मुझे सौंप दी। मैंने अनुबंध फोल्डर ले लिया। फिर भी मैं अनुबंध को स्कैन करने के लिए इसे बेझिझक इस्तेमाल करूंगा। आप लोग नंबर प्लेट और बीमा का ध्यान रखेंगे, है ना? चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, लिलित ने पुष्टि की। तभी क्या मैंने मन की शांति के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अपनी उंगली का निशान लगाया। लिलित की जांच के बाद तीनों अनुबंध ठीक थे। वो मुझे भुगतान करने के लिए कैशियर के पास ले गई। मैंने सिस्टम का ब्लैक गोल्ड कार्ड कैशियर को दे दिया। भुगतान जल्दी हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने 6 मिलियन से अधिक खर्च किए थे, सिस्टम ने मेरे बचत खाते से 330,000 और काट लिए के लिए 880,000 की खरीदारी मिशन को पूरा करने के लिए आधी रात से पहले 6 मिलियन खर्च करें। कार्य पूरा हुआ। विदेशी मुद्रा खर्च छूट सक्रिय हो गई। मेजबान के बचत खाते में 24 मिलियन जमा हो गए हैं। साउथ सबब ऑटो सिटी में ऑटोमोटिव रियल एस्टेट प्रमाण पत्र, संबंधित प्रमाण पत्र सिस्टम बैकपैक में भेज दिए गए हैं। कृपया उन्हें जांचें और स्वीकार करें। जब मैंने कार्य पूरा होने की सूचना सुनी, नोटिफिकेशन देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। खर्च पर मिल रही छूट की वजह से सिस्टम वाकई में बहुत उदार होता जा रहा है। मेरा बैंक अकाउंट अब लगभग 100 मिलियन तक पहुंच गया है। और तो और हमें अभी तक डिंग्स बिल्डिंग का इस महीने का किराया नहीं मिला है। अगर किराया आसानी से आ गया तो मैं शायद देखते ही देखते अरबपति बन जाऊंगा। और फिर ऑटो एक्सपो सिटी भी है, जैसा कि सिस्टम कहता है। मेरे नाम पर पूरी ऑटो एक्सपो सिटी की प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब है कि मुझे और किराया वसूलना है। इस समय नौकरी छोड़ने की मेरी इच्छा चरम पर है। ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। क्या आप यहीं इंतज़ार करना चाहेंगे या 1 घंटे बाद वापस आएंगे? या आप अपना संपर्क नंबर छोड़ सकते हैं। प्रक्रियाएं पूरी होने पर मैं आपको कॉल करूंगा। लिलित ने मीठी मुस्कान दी। उसकी आवाज़ भी बेहद मीठी थी। ठीक है, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार करूंगा। कागजात का काम कर लो, बस 1 घंटा है। मैं कुछ छोटे वीडियो देख लूंगा और ये पल पलक झपकते ही बीत जाएगा। ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके आ जाऊंगी। लिलित ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और चली गई। वो झट से ऑफिस में गायब हो गई। मैं वापस वहीं बैठ गई जहां पहले बैठी थी। कुछ समय बिताने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन इससे पहले कि मैं ज़्यादा देर खेल पाती, किसी ने मुझे फिर से कॉल किया। कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिख रहा था। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल वही नंबर फिर से कॉल करेगा, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। हेलो, जल्दी आती हूँ, बाय। तुम कहाँ हो? सुजैनियन, फिर से वही? ये तो भूत की तरह है जो पीछा नहीं छोड़ती। मैं कहाँ हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने मुझे क्यों कॉल किया?
मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सुजेनियन पहले से ही उस नकली टीवी वाली बात से परेशान है और उसका मूड भी खराब है। तुम अब भी मुझे सू परिवार के पास वापस क्यों भेजना चाहती हो? मैंने एक से ज़्यादा बार साफ कर दिया है कि मैं वापस नहीं जा रही। सू परिवार के पास वापस नहीं जा रही। तुम्हें सीधी सी बात समझ क्यों नहीं आती? शियान तुम्हारी वजह से बेहोश हो गई। क्या तुम्हें ज़रा भी पछतावा नहीं? कैन अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तुम अभी भी पार्टी करने कैसे जा सकती हो? मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। क्या तुम पागल हो? सुक्यान के बेहोश होने का मुझसे क्या लेना देना है? मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं गई थी। तुम इसका दोष मुझ पर डाल रही हो। तुम खुद पर विचार क्यों नहीं करती? तुम इस राज को क्यों नहीं रख सकी, जिसकी वजह से सुसान इतनी परेशान हो गई कि बेहोश हो गई? क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसे कुछ खाने को नहीं दिया? कुपोषण, कुपोषण से अनीमिया। बेहोश होने के कई वाजिब कारण हो सकते हैं। तुम्हें सारा दोष मुझ पर ही क्यों डालना है? सुशिन्यान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? उसे खूब डांटने के बाद सुशिन्यान असामान्य रूप से चुप थी। वह जानती थी कि मैंने जो कहा वो सच था। मैं कभी भी कैन के सामने नहीं आई, एक बार भी नहीं। वो क्यों सोचेगी कि कैन का बेहोश होना मेरी गलती थी? सुशिन्यान को हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ लगती थी। ठीक है, अगर तुम मुझे सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए कॉल कर रही हो तो और कुछ मत कहो। फ़ोन काट दो। मैंने बिना झिझक के फ़ोन काट दिया और तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। सुशिन्यान चाहे कितने भी नए नंबर ढूंढ ले, मैं उसके हर कॉल को ब्लॉक कर दूंगी। देखते हैं कि मुझे और नंबर ब्लॉक करने पड़ते हैं या वो और नए नंबर ढूंढ पाती है। ताली ताली ताली। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, पास में किसी ने ज़ोर से ताली बजाना शुरू कर दिया। मैंने अनजाने में आवाज़ की दिशा में देखा और एक लड़की को देखा जो बहुत ही भड़कीले कपड़े पहने हुए थी और मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उसे नहीं जानती। आखिरकार, अगर मैंने कभी इतनी भड़कीली महिला देखी होती तो मैं उसे ज़रूर याद रखती। हाय, मैं लू चिनकिंग हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे उसकी तरफ देखते हुए देखकर वो जल्दी से मेरे पास आई और मेरे सामने बैठ गई। तुम्हारी बोलने की शैली बहुत अच्छी थी। मैंने बस तुम्हारे शब्दों की निरंतर धारा सुनी। ये बहुत प्रभावशाली था। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं अवाक हूँ महोदया। आपका ध्यान इतना आश्चर्यजनक क्यों है? वर्षों का लड़ाई का अनुभव कोई गर्व की बात नहीं है। एक अनाथ के रूप में अगर मुझ में हिम्मत न होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्या आप यहाँ कार खरीदने आए हैं? लू चिनकिंग ने हल्के से हंसते हुए कहा। अरे अरे, मुझे लगता है मैंने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ लिया। वैसे क्या आपने कार चुन ली है? अगर आपने अभी तक फैसला नहीं किया है तो मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। और भी बहुत कुछ। मुझे कारों की अच्छी जानकारी है। लू चिनकिंग बहुत मिलनसार थी। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने एक कार खरीद ली है। मैं बस कागजात का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपने एक कार खरीद ली। आपने कौन सा मॉडल लिया? मैं भी एक नई कार खरीदने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक तय नहीं किया है कि कौन सी खरीदूँ। मुझे अपनी कार के बारे में बताइए, मैं उसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। लू चिनकिंग उत्सुकता से बोली। क्लासिक सफ़ेद। क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? मैंने बिना कोई भाव दिखाए कहा। अगर मेरे होठों की मुस्कान इतनी स्पष्ट न होती तो शायद ऐसा न लगता। अरे क्लासिक सफ़ेद नहीं धन्यवाद। यह मुझ जैसी महिला के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ये बहुत ही व्यावसायिक लगती है। लू चिनकिंग को इसकी उम्मीद नहीं थी। नानबी, जो इतनी गुस्सैल दिखती थी, वह क्लासिक सफ़ेद जैसी व्यावसायिक कार खरीद लेगी। सच में किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। आपकी कार के कागजात कब तक पूरे होंगे? आज रात पेंशियन रोड पर कार रेस है। क्या आप देखना चाहेंगी? कार खरीदने का विषय समाप्त होते देख लू चिनकिंग ने दूसरा विषय ढूंढने की कोशिश की। कार रेसिंग। उद्धरण चिन्ह। नहीं धन्यवाद, मुझे कार रेसिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। भले ही मुझे सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी ना हो। नहीं जाऊंगी जिससे मैं अभी अभी मिली हूँ, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, चाहे वो असली हो या नकली। कार रेस में भाग लेने। अरे छोड़ो भी। ठीक है, अगर तुम रेस नहीं कर रहे हो तो तुम बस बगल वाली सीट पर बैठो और मेरा हौसला बढ़ाओ। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं हूँ। कार खरीदने का विषय समाप्त होते देख लू चिनकिंग ने दूसरा विषय ढूंढने की कोशिश की। कार रेसिंग। नहीं धन्यवाद, मुझे कार रेसिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। भले ही मुझे सुरक्षा के बारे में कुछ भी पता ना हो, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कार रेस में हिस्सा लेने नहीं जाऊंगी जिससे मैं अभी अभी मिली हूँ, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, चाहे वो असली हो या नकली। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम रेस नहीं कर रही हो तो तुम बस पैसेंजर सीट पर बैठो और मेरा हौसला बढ़ाओ। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं हूँ। अगर रेस देर से खत्म हुई तो मैं तुम्हें सीधे घर छोड़ दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि कोई सामान्य लड़का किसी अजनबी के साथ कार रेस में हिस्सा लेने जाएगा जिससे वो अभी अभी मिला हो? मैंने ये बात बहुत बेबाकी से कही। लू चिनकिंग अचानक एक पल के लिए अवाक रह गई कि क्या जवाब दे।
उसे मेरी बात बिल्कुल सही लगी। आखिर हो क्या रहा था? इतनी उम्र में लू चिनकी के लिए ये पहली बार था कि किसी लड़के ने उसे इतनी बेबाकी से मना किया हो। अचानक मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। ठीक है, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन मुलाकात तो किस्मत की बात है। अगर आप रेस में हिस्सा नहीं लेते हैं तो क्या हम वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं? लियू चिनगिंग ने अपना फ़ोन निकाला, अपना पर्सनल क्यूआर कोड खोला और मुझे दे दिया। मैं उससे ज़्यादा उलझना नहीं चाहता था। मैंने अपना फ़ोन निकाला, कोड स्कैन किया और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। हो गया। वीचैट पर नयन बाई की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर लियू चिनगिंग बहुत खुश थी। उसने एक्सेप्ट पर क्लिक किया। मैं कारें देखने जा रही हूँ। अगली बार मिलते हैं। उम्मीद है आप मान जाएंगे। मेरे साथ कार रेस में शामिल हो जाओ। कार रेस लगभग आम बात थी। कोई न कोई हर कुछ दिनों में इनका आयोजन करता था। ये सब रोमांच के बारे में था। मैंने नकली मुस्कान दी। वे बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे। दोबारा मिलने की संभावना लगभग शून्य थी। लाउंज एरिया में लगभग 40 मिनट इंतजार करने के बाद लिली अपनी स्टिलेटो हील्स में वापस लौटी। मिस्टर सू, आपकी लाइसेंस प्लेट और कार खरीदने की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अभी जा सकते हैं। ये रही कार की चाबियां और संबंधित बिल। कृपया इन्हें संभाल कर रखें। लिली ने मुझे कार की चाबियां और एक अतिरिक्त चाबी दी। फिर उसने मुझे एक फाइल फोल्डर दिया। मैंने चाबियां ली, एक अपने बैग में रखी और दूसरी हाथ में। के बाद मैंने लिली द्वारा दिए गए फाइल फोल्डर को देखना शुरू किया, बिल और अन्य सभी दस्तावेजों की जांच करने। मैंने उन्हें व्यवस्थित किया और फोल्डर का बटन बंद कर दिया। सब ठीक है। अच्छा, मेरे लिए ये काम करने के लिए धन्यवाद। मैं अब जा रही हूँ। कार होने से अब मेरा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही मैं ऑटो एक्सपो सिटी से निकलने वाली थी, मेरा फ़ोन बज उठा। कॉलर आईडी पर एक अनजान नंबर था। मैंने सोचा कि यह सुएशन का फ़ोन होगा, जिसने किसी और का फ़ोन लेकर मुझे फिर से कॉल किया होगा। मैंने काफ़ी देर तक फ़ोन की घंटी सुनी, लेकिन उठाया नहीं। फिर वो अपने आप कट गया। हालांकि लिली ने अनजाने में आने वाले नंबर पर नज़र डाली। यह नंबर कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक सेल्स पसंद थी और उस समय फ़ोन की दूसरी घंटी बजने पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह यूं ही कुछ बोल पाए। आखिरकार उसने फ़ोन उठाया। हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आप श्रीमान सुनवाई हैं? ये पुष्टि करते हुए कि दूसरी तरफ सू शिन्यान नहीं थी, मेरी आधी चिंता दूर हो गई। जी हाँ, मैं ही हूँ। हेलो, मैं वू युतोंग हूँ, इंपीरियल कैपिटल के दक्षिणी उपनगर ऑटो एक्सपो सिटी का प्रभारी। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपने ऑटो एक्सपो सिटी खरीद लिया है, जिसमें सारी संपत्ति, यहाँ तक कि ज़मीन भी शामिल है। लीज अनुबंध के संबंध में अभी जुलाई का महीना है, जो ठीक वही समय है जब तीसरी तिमाही का किराया दिया होता है। वू युतोंग को डर था कि मैंने ऑटो एक्सपो सिटी की संपत्ति किसी और योजना के तहत खरीदी है। उसे अभी अभी खबर मिली थी और उसने जल्दबाजी में मुझे फ़ोन किया। बिक्री से लीज समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किराए का अनुबंध पहले ही मेरे नाम पर स्थानांतरित हो चुका है। मूल मकान मालिक ने आपको भी बताया होगा। श्री वू को केवल अनुबंध का पालन करना है और मुझे समय पर किराया देना है। हालांकि मैंने सुना है कि श्री वू का मूल मकान मालिक के साथ अनुबंध समाप्त होने वाला है। यदि श्री वू लीज बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया मुझे 1 महीने पहले सूचित करें। यदि वू टोंग लीज का नवीनीकरण नहीं करते हैं तो मुझे दूसरा किराएदार ढूंढना पड़ेगा। 1 महीने पहले सूचित करना अनिवार्य है। आखिर यह इतनी बड़ी जगह है, नया किराएदार ढूंढना आसान काम नहीं है। बेशक अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है तो हम लीज का नवीनीकरण अवश्य करेंगे। श्री सू, मेरे लिए चीज़ें आसान बनाने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो वू टोंग किसे जानते हैं? मैं किराएदारों के लिए परेशानी पैदा करने वाला मकान मालिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो चुपचाप काइबो मोटर सिटी की सारी संपत्ति का मालिक है, उसे शायद इस 1 महीने की भी परवाह नहीं होगी। 500 मिलियन किराया। जी हाँ, काइबो मोटर सिटी का मासिक किराया 500 मिलियन है, यानी सालाना 6 बिलियन। इस कीमत का एकमात्र कारण यह है कि केबल मोटर सिटी एक दूरदराज के इलाके में है। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते जाते, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ा है। जगह काफ़ी बड़ी है और सभी कार ब्रांड मौजूद हैं। कई अमीर लोग कार खरीदने के लिए खास तौर पर जाओ केबो मोटर सिटी के अलावा किसी और मोटर सिटी को चुनते हैं। मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, यह आपसी फ़ायदे का सौदा है। मूल मकान मालिक ने आपको किराए के बारे में बता दिया होगा। आपने लीज ट्रांसफ़र एग्रीमेंट भी देखा होगा। उसमें मेरे बैंक खाते की जानकारी है। इस महीने की 5 तारीख से पहले तीसरी तिमाही का किराया मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं समय पर किराया चुका दूंगा। हालांकि मेरी आवाज़ से पता चलता है कि मैं शायद काफ़ी जवान हूँ।
टॉम को भी नहीं पता क्यों वो मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब फ़ोन रख देता हूँ। मुझे गाड़ी चलानी है क्योंकि मैंने ये कॉल अटेंड कर ली। मेरे 10 मिनट और बर्बाद हो गए। इस बीच लियू चिंगिंग ने अपनी मनपसंद कार चुन ली है, लेकिन स्टोर में अभी कोई कार उपलब्ध नहीं है। उसे ऑर्डर देना होगा। उसे कार लेने में आधा महीना लगेगा। जब लू चिंगिंग खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर करके बाहर आई तो उसने मुझे ठीक उसी समय देखा जब मैंने फ़ोन रखा था। तभी नाम बाय ने अचानक उसका नाम पुकारा, लुंग। मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे समझने में थोड़ा समय लगा। यही नाम मैंने अभी चिंगिंग लियू के लिए इस्तेमाल किया था। मिस लियू का नाम क्या है? मिस लियू बहुत औपचारिक है। आप मुझे चिंगिंग लियू कह सकते हैं, या सिस्टर चिंगिंग भी ठीक है। चिंगिंग लू मेरी तरफ बहुत ही मोहक अंदाज में मुड़ी और एक ऐसा पोज बनाया जो उसे बहुत सेक्सी लगा। मुझे कल रात का खाना लगभग उल्टी आ गया। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। मैंने अपना सामान समेटा और जल्दी से पोर्श डीलरशिप से बाहर निकल गया। मैंने जल्द ही उसे प्रवेश द्वार पर देखा। क्लासिक सफ़ेद केन जिसे कर्मचारियों ने अभी अभी उतारा था। मुझे कहना होगा, क्लासिक सफ़ेद केन पुरुषों के लिए सबसे लोकप्रिय लग्जरी कारों में से एक होने के कारण। दूसरों की राय चाहे जो भी हो, इसके अपने कारण हैं। उसे देखते ही मैं दंग रह गया। जब मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी परीक्षा का राजकुमार हूँ। लाइसेंस मिलने के बाद से मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन सौभाग्य से मुझे जल्द ही गाड़ी चलाने का तरीका समझ आ गया। ऐसा लगा जैसे मैं काफ़ी स्थिर गति से गाड़ी चला रहा हूँ। मैं सुरक्षित रूप से शेनीव रॉयल मैनर तक वापस आ गया। मैंने गार्ड के पास लाइसेंस प्लेट का नंबर दर्ज करवा लिया। अब मुझे आने जाने के समय नंबर दर्ज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने विला नंबर 1 के भूमिगत गैराज में गाड़ी पार्क कर दी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार मैं रिवर्स पार्किंग में सफल हो गया। घर पहुंचते ही मैंने अपना फ़ोन ऑन किया। मुझे कई नोटिफिकेशन की आवाज़ें सुनाई दी। न केवल वीचैट संदेश थे, बल्कि टेक्स्ट मैसेज और कई मिस्ड कॉल भी थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने एक टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करके उसका कंटेंट देखा। मिस्ड कॉल अभी भी एक अनजान नंबर से थे, लेकिन शायद इसलिए कि मैंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। मैसेज के कंटेंट के आधार पर मुझे लगता है कि उस नंबर का मालिक मेरे जैविक पिता होंगे जिनसे मैं कभी नहीं मिला। उनके भेजे गए टेक्स्ट की पंक्तियों से तो यही लगता है। मैं कल्पना कर सकता था कि मुझे मैसेज करते समय उसके चेहरे पर कितना आक्रोश रहा होगा। एक ऐसा अभिभावक जिसने मुझे कभी पाला पोसा नहीं, फिर भी उसके सारे मैसेज शिकायत भरे लहजे में थे। मैंने तुरंत मैसेज डिलीट कर दिए और नंबर ब्लॉक कर दिया। वे चाहते थे कि मैं बूढ़े मास्टर सू के जन्मदिन की दावत में जाऊं ताकि कियान सू को तसल्ली हो जाए। वे दावत में सबको बताना चाहते थे कि मैं एक अनाथ हूं जिसे उन्होंने प्यार से गोद लिया है और कियान सू परिवार का असली युवा मालिक है। और उनका लहजा ऐसा था मानो मुझे उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे सच में नहीं पता कि वे क्या सोच रहे थे। वे बस यही सोच रहे थे, मैं तो आसानी से दब जाऊंगी, वे मेरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने शिन्यान सू का फ़ोन नंबर ब्लैकलिस्ट से निकाला और उसे कॉल किया। कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया, लेकिन जिसने फ़ोन उठाया वो शिन्यान सू नहीं, कियान सू था। उद्धरण चिन्ह, क्या तुम वही सगे बेटे हो जिसे मम्मी पापा ने हाल ही में पाया है? तो तुम वही कियान हो जो हर समय बेहोश हो जाता है। तुम्हारी आवाज़ तो काफ़ी जोशीली लग रही है। क्या तुम नाटक कर रहे हो? मुझे इस तरह के चालाक और दिखावटी लोगों से एलर्जी है। जब भी मेरा सामना ऐसे किसी से होता है, मैं जवाब दिए बिना नहीं रह सकती। क्या सू नहीं रह सकती? मेरी जान को खतरा है। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। बेहोश होना आम बात है। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं मम्मी को बता दूंगी कि डिस्चार्ज होते ही मैं घर छोड़ दूंगी। मम्मी पापा तुम्हारे माता पिता हैं। मुझे तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहिए। 9 बाय, तुमने कियान से क्या कहा? वो घर क्यों छोड़ना चाहता है? बड़े भाई होने के नाते तुम्हें अपने छोटे भाई के प्रति सहनशील होना चाहिए, न कि उससे इतनी जलन करना और उसे सुपरिवार से बाहर निकालने की कोशिश करना। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। कांसू, शिन्यासू की आवाज़ बाहर किसी से बात करते हुए सुनकर मुझे लगा ईर्ष्या करने और उसे सुपरिवार से निकालने की कोशिश करने के बजाय मुझे पता ही नहीं था कि शिनिन्सू की बाहर किसी से बात करते हुए आवाज़ सुनकर कैंसू ने बातचीत का रुख सुपरिवार से उसके अलग होने की ओर मोड़ दिया था। जब शिनिन्सू बाहर से अंदर आए तो उसने देखा कि कियासू रो रहा था और दुखी होकर कह रहा था कि वो घर छोड़ना चाहता है, और फ़ोन पर मेरी दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर मुझे ही इस सब का दोषी मान लिया गया। मैं अवाक रह गई। ये सचमुच अपमानजनक था। चुप रहो, मैंने तुम्हारी माँ को फ़ोन करने और मैसेज करने से रोकने के लिए कहा था। ये बहुत परेशान करने वाला है। मैं सुपरिवार के जन्मदिन की दावत में नहीं जा रही हूँ। और हाँ, कियासू के लिए अब मुझे ढूंढने मत आना। वो तुम्हारा भाई है, मेरा नहीं। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और उस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया।
जब शिनिनसू और सू कुछ कहना चाहती थी तो उन्होंने पाया कि कॉल पहले ही कट चुकी थी। जब उन्होंने दोबारा कॉल किया तो कॉल नहीं लगी। अपने पिछले अनुभव के आधार पर शिनिनसू जानती थी कि मैंने उसे फिर से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बहन, भाई, शिनिनसू ने फ़ोन रखते ही कानसू ने डरते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए लेकिन गिरे नहीं, जिससे वो और भी दयनीय लग रहा था। ठीक होने पर ध्यान दो, बाकी किसी बात की चिंता मत करो। शिनिनसू ने फ्राउनिंग किया और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। इस दौरान वो सू परिवार के कामों में व्यस्त थी। नाइन बाई सू को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और कियान सू की देखभाल के लिए समय निकाल रही थी। वो इतनी थक गई थी कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अब कियान सू और नाइन बाई सू के रिश्ते में दरार आ गई थी। शिनिनसू दिल और शरीर से थका हुआ महसूस कर रहा था। बहन, क्या मेरी वजह से भाई घर नहीं आ रहा है? मुझे पता है कि मैं माँ और पिताजी का जैविक पुत्र नहीं हूँ। मैंने भाई की जगह ले ली है। मुझे पहल करनी चाहिए कि मैं उसे ये जगह वापस दिलाऊं। कानसू के बोलते ही उसके आंसू फिर से बहने लगे। बकवास, तुम 20 साल से ज़्यादा समय से हमारे परिवार में रह रहे हो। भले ही हम खून के रिश्तेदार ना हो, लेकिन हमारा रिश्ता अटूट है। तुम हमारे सू परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी हो, मेरी शिन्यानसू के छोटे भाई। यह ऐसी बात है जिसे कोई नहीं बदल सकता। शिन्यानसू को यह पता चलने के बाद भी कि क्योन सुवन उसके सगे भाई नहीं हैं, उसके प्रति उसका रवैया कभी नहीं बदला। उसे सबसे ज़्यादा परेशान मैं कर रही थी, जो सू परिवार में वापस जाने को तैयार नहीं थी। भाई 9 के बारे में मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें बस ठीक होने पर ध्यान देना है। और हाँ, ये रहा किंग जिन पवेलियन का खाना। गर्मा गर्म खा लेना। मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। शिन्यानसू ने मेज़ उठाई, उस पर इंसुलेटेड खाने का डिब्बा रखा और जाने से पहले कियानसू को कुछ निर्देश दिए। जब कियान ने सुना कि किंग जिन पवेलियन का खाना है तो उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन शिन्यानसू के मीटिंग में जाने की बात सुनकर उसकी आंखों में थोड़ी नाराज़गी झलक गई। हालांकि उसने उसे अच्छी तरह छिपा लिया। ठीक है, धन्यवाद बहन। बहन, तुम सबसे अच्छी हो। कैन ने खुद खाने का डिब्बा खोला और खाने की परतें निकालीं। शिन्यानसू को जाते हुए देखकर उसने अगले ही पल चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसने एक निवाला भी नहीं खाया। मिशन जारी। मेज़बान, कृपया आज रात के लू चैरिटी ऑक्शन में शामिल हों। न्यूनतम खर्च 100 मिलियन, कोई ऊपरी सीमा नहीं। मिशन पुरस्कार अनलॉक किए जाएंगे। ऑक्शन का निमंत्रण सिस्टम इन्वेंटरी में भेज दिया गया है, कृपया इसे देखें। मेज़बान, 1 और सुबह 6 बजे। सिस्टम के मिशन नोटिफिकेशन की घंटी से मेरी नींद खुली। जब मैंने खर्च की राशि देखी तो ऐसा लगा जैसे कोई भव्य समापन हो रहा हो। समापन पर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो एक पूरी साइज बड़ी हो गई हो। न्यूनतम खर्च 100 मिलियन है, कोई ऊपरी सीमा नहीं। बस खुलकर खर्च करें। ऐसा लगता है कि वे कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। वैसे लू ग्रुप चैरिटी ऑक्शन कहाँ हो रहा है? मैंने अपने सिस्टम इन्वेंटरी से निमंत्रण निकाला। निमंत्रण के निचले बाएं कोने को ध्यान से देखा। मैंने सुनहरे अक्षरों में लिखा स्थान और समय देखा। पते में सिर्फ होटल का नाम है, 9वीं मंजिल। समय 4 जुलाई रात 8 से 10 बजे तक। क्या इस तरह की नीलामी में सूट पहनना ज़रूरी है? मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। इन दिनों मैं लगातार खरीदारी कर रही हूँ, लेकिन लगता है सूट नहीं खरीदा। वैसे भी सूट आमतौर पर कस्टम मेड बनवाए जाते हैं। नाप लेने और फिटिंग करवाने में समय लगता है। लगता है आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। इस समय मैंने आखिरकार इस्तीफ़ा देने का मन बना लिया है क्योंकि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। अब मुझे जानबूझकर सस्ते कपड़े चुनने की ज़रूरत नहीं है। जानबूझकर सस्ते कपड़े चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 दिनों में मैंने जो गहने खरीदे थे वे अब काम आ रहे हैं। जब तक मैं अपने लुक से संतुष्ट हुई तब तक 7:30 बज चुके थे। मैंने कैयेन की चाबियां उठाईं और जल्दी से गैराज की ओर भागी। अंडरग्राउंड से गाड़ी निकाली। पार्किंग लॉक थी। मैं लगातार भागती रही। मैं ठीक 8:30 बजे डिंसी बिल्डिंग पहुंच गया, इस बार अंदर आते हुए। सुरक्षा गार्डों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ तक कि पहली मंजिल पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट भी मुस्कुरा रही थी, हल्के से सिर हिलाकर मानो नमस्ते कह रही हों। एक बार फिर 20वीं मंजिल पर। अब मेरा मन बिल्कुल अलग है। ली इंग मुझे देखकर बहुत खुश लग रही थी। मैं चौंक गई। क्या तुमने आज कुछ लिया है? तुम इतनी ऊर्जावान क्यों हो? हालांकि कंपनी के फ़ायदे बहुत अच्छे हैं और काम का माहौल भी बहुत सुखद है। काम शुरू होते ही सबकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। नहीं, कुछ नहीं लिया। मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। अब जब मुझे आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई है, ज़रा सोचो, नौकरी छोड़ने के बाद जो आज़ादी मिलेगी उसके बारे में सोचकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम सच में इस्तीफ़ा दे रही हो? ली इंग को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दूंगी। लगता है सब लोग आपस में अच्छे से घुल मिल रहे हैं।
मैंने कभी नहीं सुना कि तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा हुआ हो। बिल्कुल, मैं गंभीर हूँ। मैं अभी अपना इस्तीफा पत्र लिख रही हूँ। मैंने अपनी डेस्क पर बैठते हुए कहा, कंप्यूटर चालू किया, वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और अपना इस्तीफा पत्र लिखना शुरू कर दिया। मैं अपना सारा काम आपको सौंप दूंगा, वैसे भी काम ज़्यादा है नहीं। कंपनी एक डिज़ाइन फर्म है। हमारा मुख्य काम ऑर्डर लेना और डिज़ाइन ड्राफ्ट बनाना है। मेरी विशेषज्ञता लैंडस्केप डिज़ाइन में है। यह शायद अच्छा विचार नहीं है। काम सौंपने से पहले हमें आपके इस्तीफे की मंजूरी का इंतज़ार करना चाहिए। मैं किसे काम सौंपूंगा ये सुपरवाइजर की इच्छा पर निर्भर करता है। ज़्यादा ऑर्डर लेने से आप ज़्यादा कमीशन कमा सकती हैं। ही ऑर्डर दे दूंगा। सीधे उसे लगेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि यह अनुचित है तो मैं सुपरवाइजर से इस बारे में पूछ लूंगा। सबसे बात करते हुए मैंने चुपचाप अपना इस्तीफा पत्र लिखना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद मैंने इस्तीफा पत्र पूरा किया और सुपरवाइजर को भेज दिया। फिर मैंने अपने मौजूदा कामों को व्यवस्थित करना शुरू किया, जो अभी शुरू नहीं हुए थे, जो आधे अधूरे थे और जो क्लाइंट ने संशोधन के लिए वापस भेजे थे। मैंने सभी कामों को श्रेणीबद्ध किया और करीने से फाइल में लगा दिया। कुछ समय बाद ही मुझे सुपरवाइजर के कार्यालय में बुलाया गया। मैंने कल ही आपसे इस पर अच्छी तरह विचार करने को कहा था। क्या यह आपके विचार का परिणाम है? लीडर ने मेरा भेजा हुआ त्यागपत्र खोला। जी हाँ, अच्छी तरह विचार करने के बाद भी मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? जहाँ तक मुझे पता है, आपके अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध हैं। आपकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है। सुपरवाइजर सचमुच ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोना नहीं चाहते थे। मैंने पहले एक बूढ़े व्यक्ति की दयालुता से मदद की थी। उनके माता पिता या संतान नहीं थे। उनके निधन के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी। जब मुझे विरासत मिली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल किराया वसूल कर चिंतामुक्त जीवन जी सकता हूँ। अचानक इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद मुझे इसे समझने के लिए कुछ समय चाहिए ताकि कंपनी के व्यवसाय की प्रगति में कोई रुकावट ना आए। इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया। सुपरवाइजर, देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा? सुपरवाइजर ने विश्वास किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, मैंने इस्तीफा देने का पक्का इरादा कर लिया था और चूंकि मैं एक इंटर्न हूँ, इसलिए मुझे इस्तीफा देने के लिए 1 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही हैंडओवर पूरा हो जाएगा जा सकती हूँ। सुपरवाइजर ने पहले तो मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे देखकर उन्हें पता चल गया कि मैंने मन बना लिया है। उनके पास इसे मंजूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ठीक है, जल्दी से अपना हैंडओवर खत्म करो और यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम मेरा मूड खराब कर दो। ऐसे होनहार टैलेंट को ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन फिर तुमने शुरू करने के कुछ ही समय बाद छोड़ दिया। सुपरवाइजर का दिल बुरी तरह दुख रहा था। वो मुझे, उस कसूरवार को, अब और नहीं देखना चाहते थे। आपकी समझ के लिए धन्यवाद सुपरवाइजर। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। हैंडओवर खत्म होने के बाद मैं सबको दोपहर की चाय पिलाऊंगा। मैंने सुपरवाइजर की तारीफ की और सबको चाय पिलाने का अपना विचार बताया। बस जाओ और अपना हैंडओवर खत्म करो, सुपरवाइजर ने गुस्से से कहा। मैं खुशी खुशी सुपरवाइजर के ऑफिस से बाहर भागी और उनके लिए दरवाज़ा भी ध्यान से बंद कर दिया। तो कैसा रहा मुझे बाहर आते देखकर? ली यंग तुरंत आकर स्थिति के बारे में पूछने लगी। मुझे बस हैंडओवर पूरा करना है और अपनी सैलरी लेने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट जाना है। इतना कहकर मैंने अपने द्वारा व्यवस्थित किए गए काम और कई लंबित ऑर्डर उठाए। ये सभी ऑर्डर मैंने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। मैंने इन पर निर्देश लिखकर स्टिकी नोट्स लगा दिए हैं। यंग, तुम इनमें से कोई भी काम चुन लो और बाकी बचे कामों को दूसरों में बांटने में मेरी मदद करो। वैसे आज दोपहर मैं सबको चाय कंपनी में सब मुझे पसंद करते हैं, पर आखिर मैं एक इंटर्न ही तो हूँ। संगठनात्मक कौशल की बात हो तो ली यंग जैसी अनुभवी कर्मचारी पर भरोसा करना ही बेहतर है। ली यंग ने मुझे ओके का इशारा किया। चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। ली यंग ने जल्दी से मेरे द्वारा व्यवस्थित किए गए ऑर्डर्स के ढेर में से वो ऑर्डर्स चुने जो उसे करने थे। फिर उसने मेरे कुछ करीबी दोस्तों को प्राइवेट मैसेज भेजकर कहा कि आकर अपने ऑर्डर्स ले जाएं। लीडर्स के बिना बने एम्प्लॉय ग्रुप चैट में उसने शाम के लिए मेन्यू पोस्ट किया। हाय गुएफू, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है और फिर ऑर्डरिंग चेन को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ग्रुप चैट शुरू की। उद्धरण चिन्ह हो गया। थैंक्स यिन। मैंने ली यंग को गले लगा लिया। सच कहूं तो मैं बहुत समय से पूछना चाहती थी, तुमने अचानक इस्तीफा देने का फैसला कैसे कर लिया? ली यंग ने यह सवाल काफी समय से अपने मन में दबा रखा था और आखिरकार पूछ ही लिया। उद्धरण चिन्ह, अगर मैं कहूं कि मैं रातों रात अमीर हो गई हूं और काम नहीं करना चाहती तो क्या तुम यकीन करोगे? मैं सच कह रही हूं। दुर्भाग्य से किसी ने यकीन नहीं किया। ली यंग ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, क्या मैं बेवकूफ़ लग रही हूं? देखो, मैं सच कह रही हूं, पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। मैंने कंधे उचका दिए। चलो देखते हैं उन्होंने क्या ऑर्डर किया है। मैं एक एक करके ऑर्डर देती हूँ।
मैंने अपना फ़ोन निकाला, डिलीवरी ऐप खोला और लिस्ट देखकर नामों पर निशान लगाने लगी। इतने सारे ऑर्डर होने के बावजूद अचानक सबको चाय पिलाने का ख्याल क्यों आया? पिछले महीने की सैलरी में से तो कुछ बचा ही नहीं होगा, है ना? ली यंग को सच में समझ नहीं आ रहा था। मैं पहले बहुत कंजूस थी, तो अचानक इतना खर्च क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे मैं पैसों को कागज़ की तरह फेंक रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं रातों रात अमीर हो गई। मैंने ली यंग को थोड़ा दिखावा किया। मेरे हाथ में रोलेक्स ग्रीन सबमरीन है। वो घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। किस ब्रांड की है? अगली बार जाकर देखूंगी। साफ है, ली यंग मेरी बात समझ नहीं पाए। मैंने इसे हमारी कंपनी के सामने जिनशांग मॉल से खरीदा था। रोलेक्स, सड़क के उस पार जिनशांग मॉल है। तो चलो काम के बाद साथ में देखते हैं। अपनी बात पूरी करते करते ली यंग को समझ आ गया कि मैंने जिनशांग मॉल का जिक्र किया है। वो कैसी जगह है और उसके शब्द। जिनशांग मॉल, एक नज़र में ही उसे समझ आ गया कि वो ऐसी जगह पर नहीं जा सकती। अभी तो बस शुरुआत थी। उसने आज मेरे पहनावे को गौर से देखा। एक एलवी सूट, पैरों में नाइकी रिवर्स स्विश स्नीकर्स, कलाई पर रोलेक्स और हाथ में टिफनी ब्रेसलेट। अगर वो गलत नहीं थी तो ये बैग तो हमीज का होना चाहिए, है ना? तो आज जो शोल्डर बैग मैं लिए घूम रही हूँ वो भी असली है, एकदम असली। ली यंग ने आज एक नज़र में ही देख लिया। मेरे शोल्डर बैग को देखकर उसे पहले लगा था कि ये किसी हाई क्वालिटी हमीज की नकली कॉपी है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये असली होगी। तुमने तो अपनी प्रतिभा को छुपा रखा था। आज मेरे पहनावे को देखकर ली यंग लगभग चीखने ही वाली थी। ये देखो, ऐसा पहनावा जिससे किसी दूसरे या तीसरे दर्जे के शहर में घर खरीदा जा सकता है। मेरे सहकर्मी तो बिल्कुल हैरान रह गए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं रातों रात अमीर हो गया, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लीन की जीवनशैली मेरी पिछली जीवनशैली से कहीं बेहतर थी, लेकिन जब विलासिता की चीज़ों पर पैसे खर्च करने की बात आती थी तो वो अब भी ऐसा नहीं कर पाती थी। जूतों की एक जोड़ी पर हज़ारों डॉलर खर्च करना उसे ज़्यादा पसंद था। वो उस पैसे से बढ़िया खाना खाना ज़्यादा पसंद करती थी। तो इस्तीफे के बाद तुम्हारी क्या योजना है? भले ही मैंने कहा कि मैं अब अमीर हूँ, ली यांग को अब भी लगता था कि हर हाल में, चाहे आदमी कितना भी सफल क्यों ना हो, उसका अपना करियर होना चाहिए। कम से कम वो अपना जीवन घर पर यूं ही बर्बाद तो नहीं कर रहा है। मैं पहले कुछ समय के लिए आराम करूंगा। मुझे पक्का नहीं पता कि सिस्टम में मेरे लिए रोज़ाना खर्च करने के काम हैं या नहीं। मुझे अभी कुछ और समय तक देखना होगा। मैंने अपने सारे ऑर्डर बांट दिए हैं। जैसे ही डिलीवरी ड्राइवर दोपहर की चाय लेकर आया, मैंने सबको अलविदा कहा और डिंग टावर से निकलकर कंपनी से चली गई। मैं आखिरी बचे मॉल की ओर चल पड़ी। मुझे याद है जब मैं कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, मुझे ठीक वैसा ही स्टाइलिंग स्टूडियो मिला जैसा मैंने सोचा था। जिनसेंग मॉल की 7वीं मंजिल पर मुझे एक स्टाइलिंग स्टूडियो मिल गया। उसका डेकोरेशन बहुत ही आरामदायक और खूबसूरत था। अंदर जाते ही उसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। हेलो, परफेक्ट स्टाइल स्टूडियो में आपका स्वागत है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस तरह का मेकओवर करवाना चाहती हैं? आज मैंने जो कपड़े पहने हैं वो किसी अमीर नौजवान के लुक से बिल्कुल मेल खाते हैं। अंदर आते ही किसी ने मेरा स्वागत किया। मैं आज रात एक चैरिटी ऑक्शन में जा रही हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा स्टाइलिस्ट है जो इस तरह के लुक में माहिर हो? परफेक्ट स्टाइल स्टूडियो का आखिरी बचे मॉल में होना दिखाता है कि उनके पास वाकई में कुछ हुनर होगा। जी हाँ, हमारे पास है। हमारे स्टाइलिस्ट टोनी वू ने ऐसे कई काम किए हैं, लेकिन टोनी वू आम स्टाइलिस्ट से थोड़े महंगे हैं, बस थोड़े से। मैंने सामान पर एक नज़र डाली। सदस्य, कोई बात नहीं, आपको अपनी कीमत के हिसाब से ही सेवा मिलती है। पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ कह दूं, उम्मीद है कि अंतिम परिणाम मेरे लिए संतोषजनक होगा, वरना मैं भुगतान करने से मना कर सकता हूं। बेशक, हमें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है। हमें सिर्फ एक बार में जल्दी से पैसे कमाने का लालच नहीं है। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए स्टाइलिस्ट टोनी वू को बुलाता हूं। मैं शीशे के सामने कुर्सी पर बैठ गया। सच कहूं तो ये कुर्सी काफ़ी आरामदायक है। स्टाइलिस्ट को बुलाने गया व्यक्ति जल्दी वापस आ गया, लेकिन उसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि क्या हुआ होगा, लेकिन चूंकि उसने मेरे सामने कोई हंगामा नहीं किया, इसलिए मैंने अनदेखा करने का नाटक किया। महोदय, टोनी वू अभी भी एक ग्राहक के साथ काम कर रहे हैं और उनके पास अभी समय नहीं है। मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा, या मैं देख सकता हूं कि कौन से अन्य स्टाइलिस्ट उपलब्ध हैं। मैं आपके लिए भी किसी को बुला सकता हूं। मुझे कोई कुशल स्टाइलिस्ट चाहिए। अगर लुक अच्छा नहीं हुआ तो मैं भुगतान नहीं करूंगा। आप मजाक कर रहे होंगे। हमारे स्टाइलिस्ट इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन हैं। वे कभी अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं करेंगे। ये कहते ही उन्होंने तुरंत मेरे लिए एक स्टाइलिस्ट से संपर्क किया। थोड़ी देर बाद वे किसी को लेकर आए। उद्धरण चिन्ह, सर, ये एरिक हैं, हमारे स्टोर के स्टाइलिस्ट। ये शाम के आउटफिट स्टाइलिंग में बहुत माहिर हैं। ये एरिक का पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हैं।
मैंने एरिक का पोर्टफोलियो लिया और उसे पलट कर देखा। उसमें वाकई कई आकर्षक स्टाइल थे। उद्धरण चिन्ह, इसे जितना हो सके सरल रखें, ज़्यादा जटिल न बनाएं। मुझे बहुत जटिल स्टाइल पसंद नहीं है, वे अस्त व्यस्त और बेतरतीब लगते हैं और अगर आप सावधानी न बरतें तो जटिल होने के बावजूद भी भद्दापन आ सकता है। ठीक है, चलिए पहले आपके बाल धो लेते हैं। एरिक मुझे सैलून के खास बाल धोने वाले एरिया में ले गए ताकि ग्राहकों की निजता बनी रहे। उन्होंने पर्दे भी खींच दिए। पूरी स्टाइलिंग प्रक्रिया में पूरे 4 घंटे लगे। जाहिर है ये लुक डैनियल वू के रेड कारपेट स्टाइल की हुबहू नकल है। मैंने जो सूट और एक्सेसरीज पहनी हैं वे सभी स्टाइलिंग स्टूडियो द्वारा प्रदान की गई हैं। ये मेरे कुल बिल में शामिल थे। क्योंकि ये खर्च नीलामी कार्यक्रम के लिए नहीं था, मुझे अपने कार्ड से भुगतान करना पड़ा, लेकिन मेरे खाते में करोड़ों रुपये हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं स्टाइलिंग शुल्क नहीं दे सकती। हालांकि परफेक्ट स्टाइल स्टूडियो से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं आज इस फॉर्मल सूट में यहाँ आई हूँ। मैं लगभग उच्च समाज में प्रवेश कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और ऑनलाइन एक लग्जरी कार बुक की। काले रंग के डैनियल वू से प्रेरित सूट में पोर्शा केयन के सहारे खड़ी होकर मैं मॉल के बाहर सबका ध्यान खींच रही थी। कई लड़कियों ने अपने फ़ोन निकाले और मेरा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। सच कहूँ तो मुझे बिना पूछे वीडियो बनाने वाले। मैं एक प्रशंसक हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं इसलिए मैं चुपचाप अपना सिर नीचे करके उन्हें अपना चेहरा फिल्माने से रोकने की कोशिश करती रही। सौभाग्य से ड्राइवर जल्दी आ गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि ड्राइवर एक युवती निकली। नमस्कार, मैं आपका ड्राइवर हूँ। मेरा नंबर 546 पर समाप्त होता है। मैंने अपने द्वारा दिए गए ऑर्डर की जानकारी सही होने की पुष्टि करने के बाद उसे चाबियां सौंप दी। फिर मैं खुद पिछली सीट पर बैठ गया और जिनशांग होटल के लिए निकल पड़ा। ठीक है, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, ट्रैफिक है। आजकल नियम काफ़ी सख्त हैं। पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। मैंने आज्ञाकारी होकर अपनी सीट बेल्ट बांध ली। जिनशांग होटल वास्तव में जिनशांग मॉल के बहुत पास है। शायद इसलिए क्योंकि दोनों लू समूह के स्वामित्व में हैं, इसलिए उनके नाम भी एक जैसे हैं। कार जल्दी ही जिनशांग होटल पहुंच गई, लेकिन अभी भी जल्दी थी। मेरा बाहर जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने आराम करने के लिए एक कमरा बुक किया। समय होने पर मैं चला जाऊंगा। मैं शाम 7:50 बजे जिनशांग होटल के बैंक्वेट हॉल पहुंचा। इस समय तक नीलामी स्थल लोगों से भर चुका था। अपने सूट की गुप्त जेब का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने सिस्टम बैग से निमंत्रण पत्र निकाला और निमंत्रण पत्र जांच रहे प्रवेश द्वार पर मौजूद कर्मचारियों को सौंप दिया। जब उन्होंने मेरे हाथ में निमंत्रण देखा तो कर्मचारियों के चेहरे एक पल के लिए थम गए, फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। शुभ संध्या, युवा स्वामी सु। कृपया मुझे आपको आपकी सीट तक ले जाने की अनुमति दें। लॉटरी नीलामी में कोई निजी बूथ नहीं थे। प्रत्येक अतिथि के लिए पहली मंजिल के मुख्य हॉल में सीटें व्यवस्थित की गई थीं। जाहिर है आगे की सीटें पीछे की सीटों की तुलना में कहीं अधिक चौड़ी थीं। व्यवस्था बिल्कुल अलग स्तर की थी। कर्मचारियों ने मुझे पूरी तरह से आगे की पंक्ति तक पहुंचाया। ये बिल्कुल बीच में तो नहीं थी, लेकिन किनारे पर भी नहीं थी। मैं इस क्षण प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। यह व्यवस्था वाकई अपनी शक्ति दिखा रही है। आप हमेशा बता सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैं दंग रह गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू चिनकिंग से फिर मुलाकात होगी। मेरे हाथ को छूते ही स्टाफ के चेहरे के भाव एक पल के लिए ठहर गए। फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। शुभ संध्या, युवा स्वामी सु। कृपया मुझे आपको आपकी सीट तक ले जाने की अनुमति दें। लू चैरिटी नीलामी में कोई निजी बूथ नहीं लगाए गए थे। प्रत्येक अतिथि के लिए सीट पहली मंजिल के मुख्य हॉल में व्यवस्थित की गई थी। जाहिर है आगे की सीटें पीछे की सीटों की तुलना में कहीं अधिक चौड़ी थी। व्यवस्था बिल्कुल अलग स्तर की थी। स्टाफ मुझे बिल्कुल आगे तक ले गया। पंक्ति ये बिल्कुल बीच में तो नहीं थी, लेकिन किनारे पर भी नहीं थी। मैं इस क्षण प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। यह व्यवस्था वाकई अपनी शक्ति दिखा रही थी। आप हमेशा बता सकते हैं कि चीजें बेहतर हो रही है। मैं दंग रह गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि लू चिनकिंग से दोबारा मुलाकात होगी। मैंने लू चिनकिंग की ओर मुड़कर देखा। शुभ संध्या, मिस लू। लू चिनकिंग के बगल में दरअसल लू चिनकिंग लोगों के एक समूह का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। जब मैंने लू चिनकिंग को मेरा नाम पुकारते सुना तो सबका ध्यान मेरी तरफ चला गया। सब मेरी ओर देखने लगे और चिल्लाए, ची तुम उसे जानते हो ना? बोलने वाली महिला लू चिनकिंग के बगल में खड़ी थी, जो साफ तौर पर ज्यादा सलीके से नहीं बोल रही थी। उसका अंदाज लू चिनकिंग से काफी मिलता जुलता था, लेकिन उसकी तुलना में लू चिनकिंग में थोड़ी सी शालीनता की कमी थी। उद्धरण चिन्ह, हाँ मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले भी बताया था। वो आदमी जो लोगों को गालियां देने में माहिर है। पिछली बार वो मेरे साथ रेसिंग करने के लिए राजी नहीं हुआ। लू चिनकिंग के चेहरे पर थोड़ी अफसोस झलक रही थी। मैंने विनम्रता से लेकिन बनावटी मुस्कान दी।
समूह की ओर हल्का सा सिर हिलाकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया और ध्यान देने लगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। बाकी लोगों ने भी मेरी ओर देखा। सीट खास थी, नीलामी शुरू होने ही वाली थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में बैठा है और मैंने सहज ही लू चिनकी के साथ आए लोगों में से ऊपर देखा। यह साफ था कि उनमें से मुख्य सदस्य कौन था। मैंने लू चिनकी को देखकर मुस्कुराकर अभिवादन किया। फिर मैं पीछे मुड़ गई, अपने बगल में बैठे लोगों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि मेरा ध्यान न भटके। मैंने अपने सामने मेज पर रखी नीलामी की सूची उठाई और उसे देखना शुरू किया। पहले तो मैं बस यूं ही पन्ने पलट रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी सारी चीजें पसंद आ जाएंगी। मैंने मन ही मन उन चीजों को नोट कर लिया जिनमें मेरी दिलचस्पी थी। फिर सूची को वापस मेज पर रख दिया। ठीक 8 बजे आयोजक ने नीलामी शुरू होने की घोषणा की। फिर मंच से नीचे उतर गए और नीलामीकर्ता ने कार्यभार संभाला। आज रात की पहली वस्तु सफेद जेड का एक आभूषण सेट था, जिसमें झुमकों की एक जोड़ी, कंगन की एक जोड़ी, एक बकल पेंडेंट और बांस के आकार की जेड की हेयरपिन शामिल थी। हालांकि यह आभूषण सेट एक महिला ने अपनी नीलामी वस्तु के रूप में दिया था। क्योंकि यह पहले से इस्तेमाल किया हुआ था, इसलिए मैंने बोली लगाने की योजना नहीं बनाई थी। उद्धरण चिन्ह। नियन बाय, क्या आपको इस आभूषण सेट में दिलचस्पी है? क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे जीतने में आपकी मदद करूं? अपनी सीट बदल ली बिना मेरी जानकारी के मेरे बगल में बैठे व्यक्ति से, क्योंकि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दरअसल वो मेरे लिए गहनों की बोली लगाना चाहती थी। मैं उसके इस भाव की सराहना करती हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ही बोली लगा लूंगी। आखिर हम सिर्फ 2 बार ही मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी हम तोहफे देने के दौर में हैं। उसका प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद लू चिनकी को अफसोस हुआ और वो प्रभावित करने का दूसरा मौका ढूंढने लगी। अंत में गहनों का सेट देने वाली महिला ने उसे पूरे 12 लाख यान में वापस खरीद लिया। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं काफी हैरान थी। फिर भी चूंकि यह नीलामी दान के लिए थी, इसलिए उसका यह कदम कुछ हद तक समझ में आता है। आखिर यह उसकी अपनी चीजें थी। नीलामी में अपनी चीजें वापस खरीदने के खिलाफ कोई नियम नहीं है। खैर, हर एक पैसा वसूल हो जाता है। तो कर्मचारियों ने नीलामी की दूसरी वस्तु निकाली। यह जेडाइट का एक टुकड़ा था जो पूरी तरह से सामने आ चुका था, लेकिन अभी पॉलिश नहीं हुआ था। यह जेडाइट लगभग 2 वयस्क पुरुषों के हाथों के आकार का था और इसमें लाल रंग के कई शेड्स मिले हुए थे। दूर से देखने पर यह सचमुच आग की लपटों से उठते हुए फीनिक्स पक्षी जैसा लग रहा था। इस जेडाइट को देखकर मैं तुरंत भावुक हो गया। जब मैंने इसे पहली बार नीलामी की सूची में देखा तो मैंने इसे अपने लक्ष्यों में से एक के रूप में चिन्हित कर लिया। लेकिन तस्वीरों और वास्तविक वस्तु में अंतर होता है। असली वस्तु कहीं अधिक शानदार है। की शुरुआती कीमत आग की लपटों से उठते हुए फीनिक्स पक्षी के आकार के लाल जेडाइट रफ $500,000 थी। बोली शुरू हो गई। नीलामीकर्ता ने अभी $200,000 की बात पूरी ही की थी कि किसी ने बेसब्री से अपनी बोली लगा दी। मैंने कीमत को बढ़ते हुए देखा, धीरे धीरे, और अपने मन में सोचते हुए मुझे लगा कि इन लोगों को पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं है। जैसे जैसे बोली लगाने वालों की संख्या कम होती गई, मैंने भी बोली लगाना शुरू कर दिया। 30 लाख, जो अभी 28 लाख था, मैंने तुरंत 2 लाख बढ़ा दिए। एक और बोली से बाहर हो गया। मैंने किसी को मेरी बोली लगाने के तरीके पर टिप्पणी करते सुना, लेकिन ध्यान देने का समय नहीं था। लू चिनकी मेरे सामने ही 31 लाख पर पहुंच गई थी। मैंने अपने होंठ भींच लिए और इस बार 40 लाख की बोली लगा दी। शांत स्वभाव वाली लू वान्यू ने भी अपनी भौहें ऊपर उठा ली। ये बोली तो बिल्कुल भी सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रही थी। 45 लाख से 80 लाख तक। 80 लाख पर बोली लगाते ही मैं बाहर हो गई। मेरे समेत 2 लोग, प्रतियोगिता में सिर्फ हम 3 ही बचे थे। 100 लाख, 120 लाख। मैंने जरा भी संकोच नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई बोली लगाने की हिम्मत करे तो मैं भी उसका साथ दूंगी। किसी ने टिप्पणी की कि मैं सचमुच इस नीलामी की सबसे बड़ी दावेदार हूं। मैंने बिना किसी झिझक के बोली लगा दी। 12 मिलियन की बोली पर मेरे सामने बैठा व्यक्ति काफी देर तक हिचकिचाता रहा। अंत में उन्होंने अपनी बोली नहीं बढ़ाई। हालांकि आग से फीनिक्स का उदय दुर्लभ है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी कुशल कारीगर से फीनिक्स के उदय के डिजाइन के अनुसार इसे एक सजावटी वस्तु में तराशने के लिए कहा जाए, जिसे बारीकी से आभूषण में उकेरा गया हो। लेकिन इस तरह बेचना आसान नहीं है और कीमत भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। 12 मिलियन में तो बिल्कुल भी मुनाफा नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ गहने में काटना भी बेकार होगा। मैंने फायदे और नुकसान का आकलन किया और अंततः हार मान ली। मैंने आग से फीनिक्स का उदय दर्शाने वाला लाल जेडाइट सफलतापूर्वक जीत लिया। इसके बाद मेरा मूड काफी बेहतर हो गया। मैंने लवेंडर जेड बेंगल और युआन राजवंश का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान भी जीता, जबकि यू चिनकिंग मेरे ठीक बगल में बैठा था। वो मेरे साहसी नीलामी के तरीके से पहले ही चकित था। इतना हैरान था कि वो कुछ बोल नहीं पाया। एक पल रुकिए, नी एंड बी। मेरा नाम सू नी बाय है।
अब मुझे नियान बाई मत बुलाओ, बस मुझे जेसू बुलाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं अजनबियों को अपनी निजी जानकारी नहीं देना चाहती थी, लेकिन अंत में मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जब भी लू चिनकिंग मुझे नाई और बाय बुलाता है, मुझे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। लू चिनकिंग चुप हो गया। तो वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पूरे समय सचमुच और ईमानदारी से दोस्ती करना चाहता था। नाई बाय, नीलामी अभी आधी भी नहीं हुई है और तुमने पहले ही लगभग 100 मिलियन खर्च कर दिए हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा परिवार इससे सहमत है? वैसे भी लू चिनकिंग के पास खुद खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। ये सब मेरा अपना पैसा है। खर्च करने के बाद भी कोई कुछ कह सकता है? मैंने कभी नहीं बताया कि मैं अनाथ हूँ। तो अब नाय, क्या तुम्हारा लक्ष्य पश्चिमी उपनगर की वो जमीन भी है? बहुत से लोग खास तौर पर उस जमीन के लिए यहाँ आए हैं। सच कहूँ तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जब मैंने पहले नीलामी सूची देखी थी तो मुझे जमीन की नीलामी के बारे में कुछ भी नहीं देखा है। कौन सी जमीन? मैंने अभी अभी नीलामी कैटलॉग देखा था, उसमें कोई जमीन का प्लॉट लिस्टेड नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरों ने मेरी बात को कैसे लिया। उनकी आंखें वैसी ही हो गई जैसा कि उम्मीद थी। ये पश्चिमी उपनगरों में उस रिजॉर्ट के ठीक बगल वाली जमीन है जिसे लू परिवार विकसित करने की योजना बना रहा है। बहन वानन और उनका समूह आज इस जमीन के पीछे पड़े हैं। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लू चिनकिंग के याद दिलाने से मेरी दिलचस्पी फिर से जाग उठी है। लू वेनिंग हमारे बगल में चुपचाप हमारी बातचीत सुन रही थी। जब आप जमीन के लिए मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आप मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकते? सिर्फ पक्का मुनाफा ही नहीं, ये बहुत बड़ी रकम होगी। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर इसमें हिस्सा लेती और मुकाबला करती। लू चिनकिंग अभी कॉलेज की छात्रा है। उसे हर महीने बस थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिलियन। जमीन के लिए 20 मिलियन, ये तो बस एक ख्वाब है। आपके पास पैसे नहीं हो सकते, लेकिन मेरे पास है। मुझे उस जमीन में बहुत दिलचस्पी है। युवा मालिक सू उस जमीन के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, लुवानियन ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा। चौंककर मैं सहज रूप से पीछे हट गई, लेकिन मुझे जल्दी ही एहसास हुआ कि नीलामी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही मिलेगी। मेरे शब्दों ने लुवानियन को स्तब्ध कर दिया, लेकिन उसने जल्दी से धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, युवा मालिक सू सही कह रहे हैं, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही मिलेगी। उसके बाद हमने बात करना बंद कर दिया। मैंने 21.4351 कैरेट के गुलाबी हीरे पर 3.8 अरब और खर्च किए, सिर्फ इसलिए कि यह हीरा महंगा था। मेरा इनाम जितना बड़ा होगा ये पूरा हो जाएगा। इसने लू वानियन, लू चिनकिंग और आखिर मुझे ये ज़मीन चाहिए ही क्यों थी? मैं तो बस इसे खरीदने को लेकर उत्साहित था। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इसका क्या करूँगा, लेकिन लुवानियन के याद दिलाने पर मैं एकदम होश में आ गया। हालांकि नीलामी करने वाले का हथौड़ा पहले ही गिर चुका था। अगर मैं पीछे हटना भी चाहता तो कुछ नहीं कर सकता था। उसी समय लू वानियन मेरे पास से गुजरा। उसने अनजाने में मुझे धीरे धीरे कुछ बुदाते हुए सुन लिया। वो एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठा। तो आखिर में उन्हें लू चिनकिंग से ही नुकसान हुआ, है ना? अगर लू चिनकिंग ने पश्चिमी उपनगर की ज़मीन का जिक्र न किया होता तो शायद मैं बोली में हिस्सा ही न लेता और ये ज़मीन मेरे जैसे नासमझ को खरीदने के लिए आकर्षित न करती। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर इस बारे में सोचना बंद कर दिया। जब समय आएगा तब देखेंगे, भविष्य की समस्याओं से बाद में निपटेंगे। अभी सबसे ज़रूरी ये है कि मुझे जाकर भुगतान करना है। मैं भुगतान क्षेत्र में गया, स्पेन फ्रीली द्वारा दिया गया ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला और भुगतान और खर्च कर का कार्य सुचारू रूप से पूरा किया। होस्ट ने आज रात लू परिवार के चैरिटी ऑक्शन में 89 यान खर्च किए। कार्य पूरा हुआ, तिगुना इनाम सक्रिय हुआ, 267 यान। इनाम होस्ट के बचत कार्ड में जमा कर दिया गया है। स्पेन फ्रीली ने होस्ट के लिए एक विशेष सुरक्षा दल नियुक्त किया है, जिसमें स्पेन फ्रीली ब्रांडेड 17 सीटों वाली गाड़ी और एक नैनी वैन शामिल है। आज के कार्य के इनाम के बारे में सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं। जैसे ही मुझे नींद आने लगी, किसी ने एक तकिया। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं इन सभी चीज़ों को सुरक्षित घर कैसे ले जाऊंगा। अब जब स्पेन फ्रीली की सुरक्षा टीम हुआ हवेली में है तो मुझे काफ़ी राहत मिली। लेकिन सिस्टम के अंगरक्षक कहाँ हैं? मैं सिस्टम से पूछने ही वाला था कि अचानक मेरे सामने एक समूह प्रकट हुआ। वे कुल 16 थे, प्रत्येक कम से कम 6 फीट लंबा। वे सीधे मेरी ओर बढ़ रहे थे। स्पेन फ्रीली को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तुरंत पहचान लिया, ये विशेष रूप से नियुक्त अंगरक्षक ही होंगे। सुरक्षा गार्ड खुले दिल से खर्च कर रहे थे। सभी 16 ने एक साथ मेरा अभिवादन किया। उनकी हरकतें पूरी तरह तालमेल में थीं, लेकिन मुझे बस यही महसूस हो रहा था कि मैंने एक 3 बेडरूम का अपार्टमेंट बना लिया है। उस दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये सब चीज़ें मैंने अभी खरीदी हैं, इन्हें कार में लोड करने में मेरी मदद करो। बस मुझे सुरक्षित घर तक पहुंचा दो। मुझे विश्वास है कि जब तक मैं शर्मिंदा नहीं हूं, तभी दूसरों को असहज महसूस होगा। मेरे 16 अंगरक्षकों ने मेरा सामान ले जाने में मेरी मदद की। संपत्ति के दस्तावेजों का एक बंडल मैंने खुद पकड़ा हुआ था। बाकी सभी फूलदान और हीरे मैंने उनसे उठवाए। अपने 16 अंगरक्षकों के साथ जाने के बाद लू वानयान और उसका समूह वहां आ गया जहां मैं अभी खड़ी थी। वानयान, आज रात मेरे अचानक नाटकीय रूप से प्रकट होने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसने सबको चौंका दिया। पश्चिमी उपनगरों में वो जमीन का टुकड़ा यूं ही नीलाम हो गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? पश्चिम की जमीन जीत पाना मेरी अपनी काबिलियत है या क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो? मेरी बात मानो, आज रात की नीलामी में मेरे प्रदर्शन को देखकर तो यही लगता है कि मैं 5 अरब से कम की नहीं हूं। और वो दर्जन भर बॉडीगार्ड हमेशा लू वेनिंग को ये एहसास दिलाते हैं कि वो सिर्फ आम बॉडीगार्ड नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोचा कि शायद मैं उनके साथ काम कर सकती हूँ। उन्होंने पश्चिमी उपनगरों की ज़मीन के लिए इसलिए हाँ कहा क्योंकि जो किंग ने कैजुअली उसका जिक्र किया था, शायद उनके पास कोई योजना भी नहीं है। जब तक हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल अच्छा है, उनके मना करने का कोई कारण नहीं है। जब से मैंने पश्चिमी उपनगरों की वो ज़मीन जीती है, मैं सोच रही हूँ कि ये कितना व्यवहारिक है। आइडिया तो तुम्हारे पास हैं, अगर हम उन्हें साथ ले लें तो मुझे लगता है कि हमें बाद में प्रोजेक्ट फंडिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि जिम्मेदार व्यक्ति भी मुझे पार्टनर बनाना बिल्कुल सही फैसला मानता है। उन्होंने बिना सोचे समझे 8 अरब से ज़्यादा खर्च कर दिए। मेरी आर्थिक शक्ति निश्चित रूप से इन रियल एस्टेट दिग्गजों के बराबर है, जिनके पास सदियों का इतिहास है। यह आश्चर्यजनक है। मुझे यह नहीं पता था कि सिर्फ एक नीलामी में भाग लेने से ही मेरे पैसे ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अभी 16 अंगरक्षकों के साथ मैं सावधानीपूर्वक शिनु हुआ। हवेली, विशेष रूप से विला नंबर 1 में लौटता हूँ। ये काफ़ी विशाल है, इसलिए 16 अंगरक्षकों के साथ भी पर्याप्त जगह है। मैं अपना सारा सामान अपने कमरे में रख देता हूँ। फिर आप सभी अपने अपने कमरे चुन सकते हैं। मुख्य शयन कक्ष को छोड़कर आप मुख्य अंगरक्षक के नेतृत्व में कोई भी कमरा चुन सकते हैं। 16 अंगरक्षकों के समूह ने नीलामी में खरीदी गई सभी वस्तुओं को सावधानीपूर्वक उठाया और बिना इधर उधर देखे सीधे मेरे शयन कक्ष में चले गए। सब कुछ अपनी जगह पर रखने के बाद वे जल्दी से बाहर आ गए और मेरी मेज पर रखी चीज़ों को देखने लगे। मैंने सभी गहने वॉकिंग क्लोजेट में रख दिए। लाल जेड फीनिक्स आभूषण मांगा, मैंने उसे वहीं अपने कमरे में रख दिया। मेज पर रखी अन्य वस्तुएं जैसे टेबल और छोटी मोटी सजावटी वस्तुएं वॉकिंग क्लोजेट में रख दी। कार्य जारी किया गया है। कृपया आज रात आधी रात से पहले 5 मिलियन खर्च करें। आवश्यकता, कार्ड को अपने बाएं हाथ से स्वाइप करें, इनाम अनलॉक हो जाएगा। जब मैं सुबह उठा और खर्च करने वाले टास्क पर यह अतिरिक्त आवश्यकता देखी तो मैं अवाक रह गया। क्या ये सटेप गेम जैसा नहीं है? पहले बाएं पैर से बाहर निकलो और फिर गिर जाओ। ये लगभग उसी मजाक जैसा है। खैर, मैंने मन ही मन बड़बड़ाया। सिस्टम चाहे जो भी आवश्यकता दे, भले ही मैं आपत्ति करूं, मुझे निर्देशों का पालन तो करना ही होगा। कम से कम मुझे कार्ड स्वाइप करते समय बाएं हाथ का इस्तेमाल करना याद रखना है। यह इतना मुश्किल नहीं है। मैंने घर पर आराम से नाश्ता किया, फिर उस जगह के लिए गाड़ी चलाई जहां मैंने पहले किराए पर लिया था। हालांकि मैं इन दिनों शिनु मैंशन में रह रहा हूं, फिर भी मेरा बहुत सारा सामान किराए पर वहीं पड़ा था। अपार्टमेंट का सारा काम अभी तक तय नहीं हुआ था। अब जब मैंने नौकरी छोड़ दी है और मेरे साथ 16 बॉडीगार्ड हैं, तो मैं जल्द से जल्द सारा सामान बाहर निकालना चाहता हूं ताकि मकान मालकिन जगह खाली कर सके और आसानी से नया किराएदार ढूंढ सके। आप लोग यहीं इंतजार कीजिए, सारा सामान पैक करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। 16 अंगरक्षक मेरे साथ आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि अपार्टमेंट छोटा सा एक बेडरूम का था। 16 बड़े अंगरक्षकों का एक साथ अंदर आना बहुत भीड़भाड़ वाला हो जाता और मेरे पास बहुत सारा निजी सामान था, इसलिए मैंने खुद ही पैकिंग करना बेहतर समझा। ठीक है मालिक, उनका मुख्य काम मेरी सुरक्षा करना है। जब तक मेरी सुरक्षा सुनिश्चित है, उन्हें मेरे सभी आदेशों का पालन करना होगा। मैं दूसरी मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट में गया और जल्दी से अपने कपड़े, जूते और बाकी सारा निजी सामान पैक किया। फिर मैं मकान मालकिन द्वारा बनाए गए बिल्डिंग के किराएदारों के समूह में गया। एक ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की। हे दोस्तों, मैं जल्द ही यहाँ से जा रहा हूँ। मैं आज सामान शिफ्ट करने आया हूँ। तस्वीरों में जो कुछ भी आप देख रहे हैं और मेरे साथ नहीं ले जा सकते। अगर किसी को चाहिए तो आकर ले जा सकते हैं। सच कहूँ तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मुख्य रूप से छोटी मेजें और स्टूल जो मैंने यहाँ रहते हुए खरीदे थे, साथ ही हेयर ड्रायर और हैंगर जैसी चीज़ें। शायद ही कोई मेरे पुराने कपड़े या जूते चाहेगा। मैं बस बचे खुचे सामान को सूटकेस में पैक करूँगा और कहीं रख दूँगा, बाद में दान कर देना। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, ग्रुप में कई लोग बातें करने लगे। कुछ लोग जानना चाहते थे कि मैं क्यों जा रहा हूँ। कुछ लोग ये भी जानना चाहते थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।
और कुछ ने व्यंग्य से पूछा कि क्या मैं अमीर हो गया हूँ और अब गरीब लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मैंने उन संदेशों को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे ग्रुप में पोस्ट कर दिया। मैं 1 घंटे तक अपार्टमेंट में इंतज़ार करूंगा, इसलिए अगर आपको कुछ चाहिए तो अगले 1 घंटे में आकर ले जाइए। हालांकि मेरे पास पहले ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैंने जो भी चीज़ें खरीदी सबकी तुलना करके चुनी थी, इसलिए गुणवत्ता कीमत के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसीलिए जब मैंने तस्वीरें पोस्ट की तो बहुत से लोगों ने तुरंत काम से वापस आ जाएंगे। इस समय का फ़ायदा उठाते हुए मैंने मकान मालकिन को फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हेलो नौजवान, क्या हालचाल है? मकान मालकिन की दयालु और जोशीली आवाज़ स्पीकर से आई, जिससे मेरा मूड तुरंत अच्छा हो गया। उस बारे में, मकान मालकिन, मैंने पहले भी फ़ोन किया था कि मैं जा रहा हूँ और मैं आज सामान शिफ्ट करने आया हूँ। जब भी आपको सुविधाजनक लगे मैं आपको चाबी दे दूंगा। ओह, मैं अभी राजधानी में नहीं हूँ। हाय, इस युवक के बारे में क्या ख्याल है? मेरी पोती राजधानी में है, मैं उसे बता दूंगा और जल्द ही आपको उसकी संपर्क जानकारी भेज दूंगा। बस उसे चाबी दे दीजिए। ठीक है। जब मैंने चाबी लौटाने की बात कही तब मकान मालकिन को याद आया कि वह यात्रा पर है। उसे बार बार लग रहा था कि वह कुछ भूल गई है और पता चला कि वह घर की चाबियां भूल गई थी। ठीक है, तो कृपया मुझे उसका नंबर भेज दीजिए और मैं उससे संपर्क कर लूँगा। ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी भेज देता हूँ। ज़्यादा देर नहीं हुई और उस महिला ने मुझे एक फ़ोन नंबर और एक वॉइस मैसेज भेजा। युवक, यह मेरी पोती का नंबर है, बस उसे कॉल कर दीजिए। मैंने मकान मालकिन को ओके इमोजी के साथ जवाब दिया। मैंने सीधे उसके भेजे गए फ़ोन नंबर पर क्लिक किया। पहली कॉल कट गई। मैं उलझन में था, लेकिन अजनबियों की कॉल का रिजेक्ट होना आम बात है, इसलिए मैंने फिर से कॉल किया। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। रीडायल। सौभाग्य से दूसरी कॉल लग गई। हेलो, मैं मिस फैंगशिंग की किराएदार हूँ। आपकी दादी ने मुझे यह नंबर दिया था। मैं घर खाली करने की योजना बना रही हूँ, मुझे चाबियाँ वापस करनी है। लेकिन मकान मालकिन, आपकी दादी बीजिंग में नहीं है। उन्होंने मुझे आपसे संपर्क करने के लिए कहा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं आपको चाबियाँ कैसे वापस करूँ? क्या मैं उन्हें डाक से भेजूँ या व्यक्तिगत रूप से दूँ? दोनों तरीके चलेंगे, बस दोबारा कॉल करने से बचने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने तुरंत अपना परिचय दिया, फिर जल्दी से स्थिति बताई। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से हैरान था। कुछ देर बाद आखिरकार उसने बात की। मैं लू वानन हूँ। रुको, क्या? लू के नीलामी घर से। लू वान, तभी मुझे याद आया, इसीलिए उसकी आवाज़ अभी इतनी जानी पहचानी लग रही थी। मिस लू, है ना? क्या संयोग है? तो मिस लू, क्या आप चाहेंगी मैं चाबियाँ ईमेल कर दूंगा या खुद आकर दे दूंगा? मुझे सुशाओ से कुछ बात करनी है, तो चलिए मिलते हैं। लुवानियन भूला नहीं था, मेरे पास पश्चिमी उपनगरों में अभी भी ज़मीन का एक टुकड़ा है। ठीक है, कब, कहाँ मिलें? आज दोपहर 3 बजे वेस्टर्न कैफ़े में। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, बस बहुत व्यस्त शेड्यूल है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। लुवानियन से बात खत्म करने के बाद मुझे अचानक सीढ़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा तो सामने वाला घर दिख रहा था। सामने वाला घर दादी का भी है। कभी कभी हम साथ में गेम खेलते हैं, ऑनलाइन मैच वगैरह। कुछ समय बाद हम दोस्त बन गए। यकीन नहीं होगा, बिनान। मैंने अभी नीचे पोस्ट देखी। वो क्लासिक सफ़ेद मॉडल मुझे बहुत पसंद आई। बहुत जलन हो रही है, जिशोबो ने कहा। उसने मुझे पकड़कर खिड़की की तरफ खींच लिया ताकि मैं नीचे देख सकूं। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कार असल में मेरी है? लेकिन मैंने ये बात ज़ोर से नहीं कही। आखिरकार जब मैं ये बात उठाऊंगी तो शायद गिशाबो को भी यकीन नहीं होगा। अगर तुम्हें जलन हो रही है तो बस मेहनत करो और पैसे कमाओ। इतनी मेहनत करो कि एक दिन तुम भी इसे खरीद सको। ईर्ष्या से उतना संतोष नहीं मिलता जितना खुद का मालिक होने से मिलता है। कहना तो आसान है, घर के लिए पैसे बचाना सबसे ज़रूरी है। राजधानी में घर खरीदना आसान नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम यहाँ पहले आए हो। इस कमरे में मकान मालिक द्वारा दिए गए उपकरणों और फर्नीचर को छोड़कर बाकी सब कुछ है। बाकी जो तुम्हें पसंद है ले लो। मैंने तो बड़े दिल से कहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे ये सब याद है। तुम्हें इन्हें चुनने और खरीदने में बहुत समय लगा। मेरी नज़र तो इनमें से कई चीज़ों पर थी। क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो? तुम ये सब पीछे छोड़ रहे हो? गिशाबो ने सोचा कि मेरी नौकरी की वजह से मुझे कहीं और किराए पर जगह लेनी पड़ेगी, लेकिन बिना कुछ लिए जाना सच में अजीब है। ये काफ़ी दूर है और इन चीज़ों को ले जाना मुश्किल है। मैंने सारे लिंक सेव कर लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्हें दोबारा खरीद लूँगी। जल्दी करो और चुन लो, मेरे पास समय है। मैं तुम्हें कुछ सामान शिफ्ट करने में मदद करूँगी।
शिन्यू वाफू, यहाँ वाकई काफ़ी अच्छी जगह है। मुझे ये चाहिए। मुझे हमेशा से तुम्हारी बीन बैग कुर्सी और तुम्हारे वो खूबसूरत टेबलवेयर सेट चाहिए थे। जब मैंने तब चेक किया था तो ये सेट पहले ही बिक चुका था। जी शाबो अपने हाथों में सामान का ढेर लिए अपार्टमेंट में घूम रहा था। जी शाबो, मैंने सबसे पहले वो बीन बैग कुर्सी देखी थी। जी शाबो, और मैंने सामान को हॉलवे में रखा ही था कि जी शॉ की जगह पर रख पाए। अचानक हमें किसी के जी शॉ का नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी तीखी थी कि कान बंद करने का मन हुआ। पहले आओ पहले पाओ, मैंने ग्रुप चैट में पहले ही बता दिया है। घर में और भी चीज़ें हैं, एक बार फिर देख लो। जिंग एक बिगड़ा हुआ नौजवान है। चिस्सा, बो और मैं आमतौर पर उसके साथ नहीं घूमते। उसने अभी ग्रुप चैट में कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि वो मेरी छोड़ी हुई चीज़ों को नीचा समझता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आने वाला दूसरा आदमी होगा, और अब वो बीन बैग कुर्सी के लिए जिशाल बो से लड़ रहा है। मैं तो बिल्कुल अवाक रह गई, लेकिन चूंकि मैं वैसे भी जा रही थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने से जे शाबो और बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों के साथ मेरे संबंध खराब हों। मैंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। बिल्कुल नहीं, मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ ये बीन बैग कुर्सी चाहिए, ये कहने के बजाय कि उसे दूसरी चीज़ की परवाह नहीं थी। ये कहना बेहतर होगा कि ये बीन बैग कुर्सी मेरी सबसे महंगी चीज़ थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये बहुत आरामदायक हो। जब मैंने बीन बैग कुर्सी खरीदी तो मैंने कई तरह की कुर्सियों को ध्यान से देखा, उनकी तुलना की और समीक्षाएं व सवाल जवाब पढ़े, और अच्छी क्वालिटी की वजह से कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। मैंने इसे खरीदने से पहले काफ़ी समय तक पैसे बचाए थे, सिर्फ इस बीन बैग कुर्सी के लिए। उस दौरान मैं लगभग बिना किसी चीज़ के गुजारा करती थी। मैंने ग्रुप चैट में साफ साफ कहा था, जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा, और तुमने ग्रुप चैट में ये नहीं बताया कि तुम्हें ये चाहिए। शाबो सबसे पहले वापस आया। जो वो चाहता है वो उसका ही है। ये मेरी चीज़ें हैं, मैं जिसे चाहूँ उसे दे दूंगा। अगर तुम्हें दूसरी चीज़ें पसंद नहीं हैं तो चुनने मत आना। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाहता था। जी शाबो ने मुझे अंगूठा दिखाया। उसने चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और अपनी चुनी हुई सारी चीज़ें अंदर रख दी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं जांग चिन के कुछ शब्दों पर उसे चीज़ें यूं ही नहीं दे दूंगा। वो अपनी ज़रूरतों के लिए खुद पहल नहीं करता, फिर भी दूसरों से उम्मीद करता है कि वे उसके लिए अच्छी चीज़ें बचा कर रखें। वो देखने में साधारण और औसत लगता है, लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। दोस्तों, मैं काम से छुट्टी लेकर जल्दी वापस आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इस वजह से आज मेरी तनख्वाह नहीं मिली? जांग चिन का चेहरा गुस्से से भरा था और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। अगर ये बीम बैग वाली कुर्सी ना होती तो वो अपनी तनख्वाह गंवाकर वापस आने को तैयार कैसे होता? जैसे कि बाकी सब ने भी छुट्टी नहीं ली हो। अगर तुम एक कदम पीछे रह गई तो किसे दोष दिया जाए? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें बीन बैग कुर्सी किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। ठीक उसी समय जब जिशाबो ने बोलना समाप्त किया, उसके ऊपर वाले तल पर रहने वाली एक लड़की वापस लौटी। उनकी बहस सुनकर वो एक पल के लिए भी तय नहीं कर पाई कि उसे ऊपर जाना चाहिए या नहीं। 3 आदमियों से जुड़ी कहानी उसके जैसी कमज़ोर लड़की रोक नहीं सकती थी। अरे लिली, तुम वापस आ गई। मेरा सारा सामान पैक है। मकान मालिक के फर्नीचर और उपकरणों को छोड़कर जो यहीं रहेंगे। बाकी जो चाहो ले लो। पहले आओ पहले पाओ, जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। हालांकि मैं एक लड़का हूँ, मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं उनमें से कई काफ़ी सादी शैली की हैं। वे एक लड़की के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी। डैंग लिली ने हल्के से सिर हिलाया। वो सावधानी से जोंग चिन के पास से गुजरी, फिर जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें चुनने लगी। अंत में डैंग लिली ने हेयर ड्रायर, एक छोटी साइड टेबल और एक फ्लोर लैम्प चुना। डैंग लिली को भी सामान लेते हुए देखकर जांग चिन तुरंत घबरा गया। उसने अभी अभी मेरे, उसके और जे शैलबो के बीच हुए झगड़े को नज़रअंदाज कर दिया। वो अंदर घुस गया और अंदर की हर चीज़ को खंगालने लगा। मैंने दरवाजे से जांग चिन को देखा और उसका अंदर की हर चीज़ को उठाने का अंदाज देखकर मैं दंग रह गया। क्या सच में यही वो लड़का था जो सिर से पैर तक एक सभ्य बिगड़े हुए नौजवान की तरह दिखने के लिए जुनूनी था? अगले 1 घंटे में लोग एक एक करके वापस आते रहे। देखते ही देखते अंदर की हर चीज़ साफ हो गई। बस कुछ ही चीज़ें बची थीं, क्योंकि सभी लोग छुट्टी लेकर वापस आए थे। अपना सामान लेकर वे काम पर लौट गए। सारा सामान सौंपने के बाद मैंने 1 घंटे के हिसाब से सफाई करने वाले को बुलाया और जगह को ऊपर से नीचे तक साफ करवाया। फिर मैंने वीडियो और फोटो खींचे और फिर काम खत्म किया। जब तक मेरा काम खत्म हुआ दोपहर हो चुकी थी। मैंने हाथ धोए, दोपहर के खाने के लिए पास का एक रेस्टोरेंट ढूंढा और फिर शिन्यू वापस चला गया। मुझे दोपहर में लू वेनिंग से मिलना था। मैंने नहा भी लिया ताकि सफाई करते समय लगी धूल की गंध दूर हो जाए। मैं 1:30 बजे कार से निकल पड़ा। लू वन्नान ने जिस शू कैफ़े का जिक्र किया था वह लू ग्रुप बिल्डिंग के पास है। जब मैं वहां पहुंची तो अभी भी 30 मिनट बाकी थे। 3 बजे।
मैंने शू कैफ़े में इंतज़ार करने के बजाय कार से उतरकर इधर उधर घूमने का फ़ैसला किया। मैं देखना चाहती थी कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं अपने 5 मिलियन को 250 के हिसाब से खर्च कर सकूं। मैं शू कैफ़े में दाखिल हुई। लू वन्नान भी उसी समय पहुंची। हम दोनों कैफ़े के प्रवेश द्वार पर मिले। सुशांत, हम फिर मिले। लू वन्नान ने मुझे कल की नीलामी से बिल्कुल अलग रूप में देखा। उद्धरण चिन्ह, शुभ दोपहर मिस लू। शुभ दोपहर। चलिए अंदर चलते हैं। लू वन्नान ने मेरी ओर एक तीखा इशारा किया। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और कैफ़े में कदम रखा। लू वन्नान भी मेरे पीछे पीछे आई। मैंने चारों ओर देखा और खिड़की के पास 4 लोगों की मेज पर जल्दी से बैठ गई। तो चलिए यहीं बैठते हैं। लू वन्नान ने हल्के से सिर हिलाया और शालीनता से बैठ गई। उसने पहले ही देख लिया था कि वेटर सेवा के लिए तैयार खड़ा है। एक वेटर आया। आप दोनों क्या पीना चाहेंगी? एक ब्लैक कॉफ़ी, कैपुचिनो। धन्यवाद, मैं मेन्यू देखकर अपना ऑर्डर दूंगी। मैंने अपना फैसला कर लिया है। आप दोनों कृपया एक पल रुकिए। इतना कहकर वो मुड़ी और अपना ऑर्डर देने चली गई। वेट्रेस चली गई। किराए के अपार्टमेंट की चाबियां निकाली अपने कंधे के बैग से। ये रही चाबियां। अंदर सब कुछ खाली कर दिया गया है। मैंने सफाई के लिए किसी को बुलाया भी था। ये सफाई के बाद के वीडियो और तस्वीरें हैं। अगर कोई समस्या नहीं है तो चलिए लीज समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। लेवानियन थोड़ी हैरान थी कि मैं कितनी जल्दी बैठते ही काम की बात पर उतर आई। वो एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने सोचा था कि मैं पहले उससे थोड़ी बातचीत करूंगी मुख्य विषय पर आने से पहले, लेकिन वास्तव में उसे मेरा कुशल कार्यशैली पसंद आया। काफ़ी हद तक उसे खुद काम टालने वाले लोग पसंद नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, कोई बात नहीं, अपार्टमेंट वाकई साफ है। मैं अनुबंध लाई हूँ, देख लीजिए। लेवानियन ने अपने हाथ में पकड़े बैग से लीज समाप्ति समझौते की 2 प्रतियां निकाली और एक मुझे दे दी। उद्धरण चिन्ह, मैं वास्तव में मुझे अनुबंध पढ़ने में महारत हासिल है, लेकिन मेरी आदत के चलते मैंने बस यूं ही उस पर निशान लगा दिया और तभी हस्ताक्षर किए जब उसमें कोई समस्या नहीं दिखी। सब ठीक होने का पता चलने पर ही हस्ताक्षर करने से मुझे तसल्ली हुई। लुवानियान ने भी पार्टी सेक्शन में हस्ताक्षर किए और लिखा कि वो मेरी ओर से हस्ताक्षर कर रही है। आखिर असली मकान मालिक तो अंकल फोंग हैं और वह तो बस उनकी ओर से मेरे साथ लीज समाप्ति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रही है। हस्ताक्षर खत्म होते ही वेट्रेस हमारी मंगाई हुई कॉफ़ी लेकर आ गई। ये लीजिए आपकी कॉफ़ी, पीजिए। वेट्रेस के जाने के बाद मैंने बोलना शुरू किया। मिस लू, आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। मुझे ठीक से पता नहीं क्या बात है। श्री सू को जरूर पता होगा कि कल ली शिन मिंग के साथ हुई नीलामी की जिम्मेदारी मेरी थी। हम तीनों ने चिजांग में उस प्लॉट पर ही बोली लगाने की योजना बनाई थी। हमने लगाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर सू आकर इसे जीत लेंगे। मैं ये स्वीकार करती हूँ, युवा मास्टर सू ने शायद कल वो प्लॉट खरीदते समय बस मनमौजीपन दिखाया होगा। मुझे लगता है कि अभी तक इसके लिए कोई विशिष्ट विकास योजना नहीं बनी है। मेरे पास यहाँ एक विकास प्रस्ताव है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्टर सू इसमें रुचि लेंगे। बोलते हुए लू वानियन ने अपने बैग से एक और दस्तावेज निकाला, जिससे पता चलता है कि वह कितनी अच्छी तरह से तैयार थीं। ये स्पष्ट था कि वो बहुत अच्छी तरह से तैयार थीं। मैंने परियोजना विकास योजना खोली जो वानियन ने मुझे दी थी। यह एक गर्म पानी के रिजॉर्ट की विकास योजना थी। यह उस प्लॉट के लिए है जो मैंने कल नीलामी में जीता था। उस जमीन के बीच के खाली स्थान पर, साथ ही जमीन का ये हिस्सा। यह एक अपेक्षाकृत पूर्ण गोलाकार विकास योजना बनाने के लिए पर्याप्त है। मैंने उस जमीन की स्थिति देखी। ये वास्तव में काफ़ी सहयोग है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लू कॉर्पोरेशन, इतना शक्तिशाली समूह, विकास परियोजना के बारे में ज़मीन के एक टुकड़े को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। क्या ज़मीन को बहुत पहले तैयार नहीं किया जाना चाहिए था? अगर युवा मालिक ना होते तो मुझे लगता है कि यह ज़मीन निश्चित रूप से लू कॉर्पोरेशन की होती। लुवानियान ने मन ही मन सोचा। ज़मीन को नीलामी के लिए रखा गया था ताकि प्रोजेक्ट को और ज़्यादा प्रचार मिल सके। थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति लू कॉर्पोरेशन से प्रतिस्पर्धा क्यों करेगा? कौन जानता था कि मुझ जैसा अप्रत्याशित व्यक्ति अचानक इसमें कूद पड़ेगा। असल बात तो यह है कि मैंने इसे नीलामी में जीत लिया। लुवानियान के शब्दों से यह वाकई निराशाजनक है। मैंने 3 बातें पकड़ी। व्यंग्य, 3 बातें दांत पीसना और 4 बातें लाचारी। मैंने अपनी नाक रगड़ी। मैंने इस बारे में ठीक से सोचा ही नहीं। असल में सहयोग के बारे में हर बात पर बातचीत हो सकती है। सबसे बुरी स्थिति में अगर भविष्य में कोई और नीलामी होती है तो मैं आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगी। युवा मालिक सू सोच रहे हैं कि उन्हें एक और मौका मिलेगा। मैं कुछ नहीं कह रही। मैं इसका वादा नहीं कर सकती। हम विषय से भटक रहे हैं, है ना? हम अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं, क्या वह पश्चिम उपनगर के गर्म पानी के रिजॉर्ट के साथ मिलकर काम करने का मामला है? कोई बात नहीं, लेकिन सहयोग कैसे करें, इस बारे में हमें कुछ बातें स्पष्ट करनी होंगी। सच कहूं तो ज़मीन के लिए बोली लगाते समय मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था।
अगर लू वानन मेरे पास साझेदारी के लिए ना आती तो शायद मैं ज़मीन दोबारा बेच देता, लेकिन लू कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी भी एक अच्छा विकल्प है। जब तक मैं आराम से पैसा कमा सकता हूँ तब तक ठीक है। मैंने किसी से अनुबंध का मसौदा तैयार करवाया है। युवा मास्टर सू इसे देख सकते हैं। मैंने परियोजना प्रस्ताव नीचे रख दिया और लूनन द्वारा लाया गया नया अनुबंध उठा लिया। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि 25 वर्ष की आयु में लू वानन का लू कॉर्पोरेशन के सीईओ पद पर होना वाकई सराहनीय है। उनकी क्षमताएं निर्विवाद हैं, लेकिन इस अनुबंध में मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि परियोजना में मेरी भूमिका बहुत सीमित है। मेरी ज़मीन कुल विकास क्षेत्र का कम से कम 10% हिस्सा है, लेकिन मुझे मिलने वाला लाभ का वास्तविक हिस्सा केवल 5% है। और परियोजना विकास के दौरान मेरी ज़मीन को विकसित करने का अधिकार पूरी तरह से लू ग्रुप के नियंत्रण में होगा। इस अवधि की विकास योजना के दौरान मैं किसी भी बात पर आपत्ति नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि लू वान्यान मुझे एक आसान शिकार समझता है। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं ईमानदारी से इन विकास परियोजनाओं को अच्छी तरह से नहीं समझता। अगर आप मेरा फ़ायदा भी उठाते हैं तो शायद मुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मुझे वास्तव में किराए की वसूली की चिंता है। मैं आपकी परियोजना में शामिल नहीं होऊंगा। मैं आपकी योजना का पालन कर सकता हूं और एक टीम नियुक्त कर सकता हूं रिजॉर्ट बनाने के लिए। फिर आपको बस मुझे हर तिमाही किराया देना होगा, बस इतना ही काफ़ी है। मेरा मानना है कि लू कॉर्पोरेशन को इतनी कम राशि का किराया देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना किराया वहन न कर सकें। परियोजना में हिस्सेदारी लेना अच्छा लग सकता है, लेकिन रिजॉर्ट के लाभ कमाने से पहले ये लू ग्रुप को ज़मीन मुफ्त में देने जैसा है। इससे कोई आय नहीं होगी, इसे किराए पर देना अलग बात है। पट्टा अनुबंध प्रभावी होने के क्षण से ही लू ग्रुप को समय पर किराया देना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कम हो या ज़्यादा, मुझे बस नियमित आमदनी चाहिए। लुवान भी हैरान थी कि मैंने खुद को ऐसा प्रस्ताव दिया। वो पूरी तरह अवाक रह गई। किसी ने भी ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा, क्योंकि जो लोग सहयोग करना चुनते हैं उनके पास विकास परियोजनाओं के लिए धन नहीं होता। युवा मालिक सू का प्रस्ताव वाकई अनोखा है, लेकिन ये परियोजना सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। मुझे वापस जाकर अन्य बोर्ड सदस्यों से इस बारे में बात करनी होगी और मिलकर चर्चा करनी होगी। फिर मैं युवा मालिक सू को जवाब दूंगी। जो भी ठीक लगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे उस थोड़े से पैसे की ज़रूरत नहीं है। परियोजना विकास जब भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लू कॉर्पोरेशन के लिए समय ही पैसा है। लू वान्यान ने ब्लैक कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया और मुझे अलविदा कहा। समूह की सीईओ होने के नाते लू वान्यान का समय पल पल गिना जाता है। मेरे साथ कॉफ़ी पीने में इतना समय देना बहुत ही दुर्लभ बात है। जाने से पहले वो बिल देना नहीं भूली। मैंने अपना कैपुचिनो ख़त्म किया और फिर धीरे धीरे कैफ़े से बाहर निकल गया। अभी मुझे एक बहुत ही बढ़िया विंटेज आर्ट्स पुरुषों के कपड़ों की दुकान मिली। इस दुकान की मालकिन एक सलीके से सजी धजी अधेड़ उम्र की महिला है। उनका नाम जुंगे किंग है। उन्होंने एक फिटिंग वाली चांगुम पहनी हुई थी। उनका मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था। अगर उन्होंने खुद मुझे न बताया होता कि उनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, तो मैं उन्हें सिर्फ 30 साल की समझती। जब बात विंटेज पुरुषों के फैशन की आती है तो मैं ऐसी जगह देखने से खुद को रोक नहीं पाती। कॉफ़ी के बाद मैं तुरंत वहाँ गई, लेकिन समय की कमी के कारण मैंने कुछ नहीं खरीदा। जाने से पहले मैंने जांग याकिम से थोड़ी देर बात की। पुरुषों की दुकान से निकलकर मैं उस जगह की ओर चली जहाँ मैंने पहले गाड़ी पार्क की थी। थोड़ी ही देर में मैं वहाँ पहुँच गई। जैसे ही मैं अपनी चाबियाँ लेकर दरवाज़ा खोलने वाली थी, अचानक किसी ने ज़ोर से मेरा नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो सुशिंगिन हाथ हिला रही थी। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता है कि यह कैसी जगह है? ये तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ लुक ग्रुप का टावर है। ज़्यादातर इलाका ऊंची इमारतों से भरा है। यहाँ ज़्यादातर वाइट कॉलर कर्मचारी रहते हैं, अंदर दिन रात काम में लगे रहते हैं। लेकिन एस ग्रुप के लोग आमतौर पर इस गली में नहीं घूमते। मैं पक्का नहीं कह सकता क्योंकि मैं यहाँ से चला गया हूँ। सुशिंग के हाव भाव देखकर लगता है कि मैंने अभी अभी ल्यू कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ कॉफ़ी पी है। शायद वो सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। शान कल डिस्चार्ज हो जाएगा। परसों दादाजी का 80वां जन्मदिन है। तुम आज मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे लिए सूट मंगवा दूंगा। तुम दादाजी के जन्मदिन की दावत में भी जाओगे? नहीं जा रहा। मुझे तो मुसीबत में पड़ने की आदत है। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। सुख की देखभाल करने के लिए वे दावत में मुझे आधिकारिक तौर पर अपना गोद लिया हुआ बेटा घोषित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि मुझे सू परिवार का हिस्सा माना जाए, लेकिन सिर्फ गोद लिए हुए बेटे के रूप में। भले ही मुझे अरबपति होने का रुतबा हासिल करने की आज़ादी न हो, मुझे परवाह नहीं है लोग मुझे किस तरह का इंसान समझते हैं। पैसा। उन्हें उम्मीद है कि हर कोई उन्हें पसंद करेगा। तुम्हारे माता पिता के बेटे। अगर तुम दादाजी के जन्मदिन की दावत में नहीं जाओगे तो
शाही राजधानी के सभी कुलीन वर्ग हमारे परिवार को कैसे देखेंगे? सुशिन्यान ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि मैं बेवजह जिद कर रहा हूँ। दादाजी, आप शाही राजधानी के सभी कुलीन वर्गों से क्यों नहीं पूछते? कौन जानता है कि मैं जल्द ही आने वाला हूँ? मैं 21 सालों से सुपरिवार का बदला हुआ बेटा रहा हूँ। और आप कहते हैं कि मैं सुपरिवार का बेटा हूँ। जब से आपने मुझे पाया है, क्या आपने कभी मेरी महत्ता सुनी है? क्या आपने कभी पूछा है कि मैं कैसा हूँ? सुशांत को हर महीने कितना भत्ता मिलता है? आपने मुझे कितना दिया? आपने उसे हर साल जन्मदिन पर क्या उपहार दिए? और आपने मुझे कभी क्या दिया? ये सब मेरा होना चाहिए था। मैं पहले ही इतना उदार रहा हूं कि मैंने उससे इसे वापस नहीं मांगा। भले ही मैं इन सभी वर्षों में आपके साथ नहीं रहा, खून का रिश्ता तो अभी भी है। चीज़ें निष्पक्ष होनी चाहिए, है ना? मैं और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ भत्ते के बारे में। सुशिन्यान ने सुना, मुझे हर महीने 10 लाख मिलते हैं। मैं इस साल 21 साल का हो गया हूँ, यानी 252 महीने, हर महीने 10 लाख। मेरे जैविक माता पिता और मेरी सगी बहन के हिसाब से कुल 252 लाख। क्या आपको मुझे इसकी भरपाई नहीं करनी चाहिए? मैं अभी जो कुछ भी कह रहा हूँ उससे सुसान की सारी बातें दब रही हैं। उसने अपना मुंह खोला लेकिन अंत में एक शब्द भी नहीं बोला। भत्ते के रूप में 200 करोड़ से ज्यादा। सुसान ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। सुपरिवार शाही राजधानी में शायद जाना माना हो, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना वाकई बहुत मुश्किल है। उनकी ज़्यादातर मौज मस्ती तो कंपनी के खातों में ही लगी रहती है। उनके अपने खातों में, सच कहूँ तो, ज़्यादा पैसा नहीं है। हर किसी के पास मेरे जैसी निर्दयी व्यवस्था नहीं होती जिसके पीछे एक बेरहम व्यवस्था उनका साथ दे रही हो। ठीक है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं सुपरिवार में वापस नहीं लौटूंगा। अगर भविष्य में तुम मुझे देखो तो बस ऐसा दिखावा करना कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं सच में तुमसे तंग आ चुका हूँ। हमेशा मुझे डांटती रहती हो। आखिर तुमने तो मुझे पाला पोसा भी नहीं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कृतघ्न क्यों कहती रहती हो। मैं सुशिन्यान के पास से गुजरी और कायेन की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैंने हल्के से एक्सीलरेटर दबाया और तेजी से गाड़ी चला दी। वो वैन जिस पर मैं बेफिक्र होकर पैसे खर्च कर सकती थी, मेरे ठीक पीछे थी। मुझे गाड़ी चलाते देख सुशिन्यान असमंजस में थी। मुझे पोर्श खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा सोच पाती, उसका फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल उठाया। सुशिन्यान की निखरीली आवाज़ तुरंत उसके कानों में गूंजी। पहली बार सुशिन्यान को सच में थोड़ी झुंझलाहट हुई। मुझे नहीं पता इसके बाद सुशिन्यान के साथ क्या हुआ। मुझे बस पैसे खर्च करने की फिक्र थी, इसलिए मैं शहर की मशहूर एंटीक स्ट्रीट की तरफ चली गई। एंटीक की कीमत बढ़ती है या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मेरा मकसद तो बस पैसे खर्च करना है। मैंने अपनी गाड़ी पास के एक पार्किंग 16 में खड़ी कर दी।